So good evening everyone and welcome to the first trial class for FM March 2023 एग्जाम। हम आज दोनों स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि जो FM लाइव पढ़ेंगे वो भी इस बैच में अभी हैं और जो ब्लेंडेड ले रहे हैं वो भी अभी हैं। So I'll introduce you all with what our systems are। अच्छा, मैं PM वाले बैच में ये डिक्लेयर करना अनाउंस करना भूल गई। We recently became a gold learning partner of ACCA। Thank you so much, thank you so much, thank you so much। लेकिन अब उसके बाद में चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ गए हैं। विद वन गिफ्ट कमिंग फ्रॉम ACCA फॉर अस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। सुबह वालों को जब मैंने ये गिफ्ट बताया था तो उन्होंने इसको पनिशमेंट की तरह लिया। आप लोग भी देख लो कि आप लोग इसको पनिशमेंट की तरह लोगे या गिफ्ट की तरह लोगे। नाउ व्हेन एनी लर्निंग पार्टनर बिकम्स अ गोल्ड लर्निंग पार्टनर और अ प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर, वो इसलिए बनते हैं बिकॉज वी हैव शोन आवर परफॉर्मेंस सिंस प्रीवियस सम क्वार्टर्स। उसके बेसिस पे ही हमारे लिए मेडल होता है। लेकिन इस मेडल को मेंटेन रखने के लिए नाउ वी हैव मोर कमिटमेंट टुवर्ड्स ACCA, टुवर्ड्स ऑल दी स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैंने लास्ट क्वार्टर से कुछ फर्दर सिस्टम्स चेंज किए थे। वो सिस्टम्स इस क्वार्टर भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई ब्रीफ यू विद ऑल आवर सिस्टम्स जो हम लेके चलेंगे। इसलिए जो ज्वाइन करे उसको पहली ट्रायल क्लास में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्या क्या सिस्टम्स होंगे। सो फर्स्ट, Before I go and tell you कि हमारे systems क्या हैं, let's first begin with understanding the paper। पेपर कैसा है, पेपर में क्या क्या होने वाला है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसको अंडर वैल्यू एड या वैल्यू एजुकेशन हम कैसे पढ़ेंगे और क्या सिस्टम्स में रेफर कर रही हूं वो हैं क्या। सो PPT एक मैं आपके सामने लेके आई हूं, क्या वो आपको दिख रही है? यस मैम। चलिए, सो FM से सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे लोगों में गोल्ड लर्निंग पार्टनर आ गया है। सो विद गोल्ड लर्निंग पार्टनर, एज आई सेड, power comes with some responsibilities। That responsibility is now I need to maintain or improve my pass percentage। हमारा पास परसेंटेज कितना है, वो इंप्रूव कैसे होगा, ये पेपर आप क्यों पढ़ रहे हैं, सब चीजें इस PPT में देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन टू FM। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सुना है हमें फाइनेंस लाइन में जाना है। अभी फाइनेंस क्या होता है? एक ACCA, एक CA जो भी पढ़ता है वो सब फाइनेंस ही तो है, वो सब पैसे से रिलेटेड ही तो है। बट उस फाइनेंस का मतलब होता है पैसा कहाँ लगाना है या फिर फाइनेंसिंग किस सोर्स से करानी है, पैसा कहाँ से लेके आना है या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है। दैट इज एक ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस लाइन। FM ये पूरा का पूरा पेपर उसी से लिंक्ड है। यानी हम यहाँ पे इस पेपर में बिजनेस चलाना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि अगर हमें पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेना चाहिए, क्या वो डेट होना चाहिए या वो इक्विटी होना चाहिए या वो मिक्स ऑफ बोथ होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा आ गया, अब हमें उस पैसे से प्रोडक्शन करना है। उस प्रोडक्शन को कैसे करेंगे कि प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे, ये प्रोडक्शन हमें गलतियों में ना घुसा दे। दैट मीन्स हमें कुछ मैनेजमेंट पार्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं है, इस पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम फाइनेंस लाना और इन्वेस्ट करना दोनों को मैनेज करने की बात करेंगे। बिना इस पेपर के आई कांट इवन इमेजिन कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट होता होगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक पिलर ऑफ एनी बिजनेस। एक बिजनेस इक्विटी से चलता है, डेट से चलता है, रादर शुरुआत इन दोनों से होती है। अगर यही दोनों नहीं होंगे तो बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा, और वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। सो इफ आई इंट्रोड्यूस यू टू द पेपर, आपके FM का पेपर पैटर्न क्या है? ये पेपर बाकी स्किल लेवल पेपर्स की तरह 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A will have 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना भी हो सकता है। इट कैन बी मैच द फॉलोइंग ऑल्सो, इट कैन बी 4 ऑप्शंस में से 2 करेक्ट ऑप्शंस चूज करना ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। बट द पॉइंट इज they are objective type। That means you cannot write and explain anything। That means something which is right, something which is wrong। इस सेक्शन में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। सेक्शन B भी ऐसा ही है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के। तो इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है? सेक्शन B 3 केस स्टडीज के साथ आता है।
मतलब कि सेक्शन बी में पहले एक छोटा सा केस बताएंगे, वो एक कंपनी के बारे में, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस होंगे। ये पांचों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बट दे विल बी रिलेटेड टू वन केस। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी केस 1 10 मार्क्स का, केस 2 10 मार्क्स का, केस 3 10 मार्क्स का। सो 30 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया, 30 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। नाउ वी गो टू सेक्शन सी। इसमें 2 ही क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच के। ये सब्जेक्टिव सिनेरियो क्वेश्चंस होंगे, या ये बोले कि ये वो वाला सेक्शन है जो सब्जेक्टिव आंसर्स मांगता है। यहां पे आपकी हर कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं। सो एज आई ऑलवेज से, दिस इज द सेक्शन जो स्टूडेंट्स को पास होने में हेल्प करता है। व्हाई? इन सेक्शन ए एंड बी यू मे बी करेक्ट टिल द एंड, लेकिन अगर लास्ट में छोटी सी गलती हो गई और आंसर गलत हो गया, यू वोंट गेट एनीथिंग, आइदर इट इज अ 2 और इट इज अ 0। लेकिन सेक्शन सी में अगर आपका क्वेश्चन एंड में जाके थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो आपको सिर्फ एंड तक के मार्क्स जो लास्ट वाले हैं सिर्फ वही कटते हैं, बाकी सारे मार्क्स आपको मिलते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेक्शन सी। लेकिन इस पेपर के बारे में आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, दिस पेपर हैज गॉट अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स ऑफ थ्योरी। दिस इज नॉट कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल चैप्टर और पोर्शन और पेपर। अगर आपके जितने भी पेपर्स लिए जाएं, उनमें एक बैलेंस 50% का या 40% थ्योरी, 60% प्रैक्टिकल, इस तरह का होता है। ये अकेला ऐसा पेपर है जिसमें 55 to 60% थ्योरी आती है। ये थ्योरी कैसी होती है? ये थ्योरी बहुत रटने रटाने वाली नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये थ्योरी वही होती है जो आप समझ रहे हैं। तो समझ के जो आप हैंडल करेंगे, दैट इज थ्योरी फॉर एफएम। अब एफएम की आई ऑलवेज रेकमेंड कि एफएम से अगर किसी को अपनी जर्नी चालू करनी है तो वो करो। क्यों? अगर इसका आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बावजूद उसके मैं ये सजेस्ट करती हूं, इफ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, आइदर स्टार्ट विद एफआर और एफएम। व्हाई? एफआर तो एक बेसिक नॉलेज वाली बात है कि पीछे से सबको एफआर का पता होता है, इसलिए उनको एसीसी जर्नी अगर एफआर से स्टार्ट करनी हो, इट बिकम्स इजी। लेकिन एफएम तो पीछे से किसी ने नहीं पढ़ा होता है, देन व्हाई डू आई रेकमेंड? क्योंकि आपके लिए भी एफएम उतना ही नया पेपर है जितना बाकी एसीसी स्टूडेंट्स के लिए होगा। एफएम में कुछ भी प्री स्टडी नहीं करके आते हैं आप। हाँ, ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू आर एज न्यू टू दिस पेपर एज एनी अदर एसीसीए स्टूडेंट। चाहे उसने स्किल लेवल का एफआर क्लियर कर लिया हो, चाहे टैक्स क्लियर कर लिया हो, फॉर हिम ऑल्सो एफएम इज एब्सोल्युटली अ न्यू पेपर। फॉर यू ऑल्सो एफएम इज एब्सोल्युटली अ न्यू पेपर। तो है बहुत लंबा, पर फिर भी मजा आएगा आपको। हम इसमें बिजनेस असल जिंदगी का देखेंगे, सचमुच में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे शार्क टैंक इंडिया की बहुत ज्यादा बात होने वाली है। तो सबसे पहला होमवर्क तो आपका आज का ही ये है, आपको अगर शार्क टैंक इंडिया देखने का मौका नहीं मिला, प्लीज स्टार्ट व्यूइंग इट। देखो, क्योंकि उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का मैं रेफरेंस देने वाली हूं। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकल जिंदगी में किस तरह से किसी प्रोजेक्ट में या बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, वो कैसे देखा जाता है, वो आपको शार्क टैंक से देख के समझ में आएगा। Because I do not have any Ashneer Grover sitting in front of you all. I do not have any venture capitalist who will come and invest in your business. हम सिर्फ उस शो को देख के थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, वो क्या देखना चाह रहे थे, what was the basis on which they decided to invest their money or not, उसे हम हमारे पर्सपेक्टिव से फाइनेंसिंग बोलेंगे। Now this complete syllabus is huge, literally huge. हमारे पास इतने सैटरडे संडेज नहीं है जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें है। तो क्या मैं ऐसा करने वाली हूं कि मैं एक क्लास में एक चैप्टर निपटा दूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने प्री रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर्स हैं, यानी उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी सामने बैठने की। जैसे कि चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें थ्योरेटिकल, कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ऐसे ही है चैप्टर नंबर 11 and 12, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर अ बिजनेस।
एक बिजनेस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है, सोशल एनवायरनमेंट में काम करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो तो एक बिजनेस के लिए दिक्कत की बात होती है, ये सारी चीजें इसमें है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 एंड 22 कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 21 बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेलेंट वर्ड इन योर क्वालिफिकेशन और इन द फाइनल वर्ल्ड वेयर यू आर गोइंग टू वर्क। ये क्वेश्चन आंसर्स है। सो बेसिकली 20 में से मैंने फर्दर 3 चैप्टर्स हटा दिए जो आप कभी भी अपने कंफर्ट पे देख सकते हैं। यानी ये चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 11 एंड 12, ये आपको जैसे आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको ये दिख जाएंगे। आपके पास जैसे जैसे टाइम मिलता जाए इनकी रिकॉर्डिंग सुनते जाइए, लेकिन इनको करना और लर्न तभी करना है एग्जाम से 15-20 दिन जब बचे हो। अभी करने का कोई फायदा नहीं होगा, यू विल फॉरगेट देम। अब जो बाकी है, बाकियों के कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और ये कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे ही इनको समझते हैं। यस बच्चे, मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू बी इन सेक्शन ए। सेक्शन बी का अगर इसमें कुछ पोर्शन या फिर सेक्शन सी में अगर कुछ आता है तो बहुत ही लड्डू टाइप का आता है। आई मीन यू कैन हैंडल इट वेरी इजी। इतना तो हमारी ग्रेजुएशन हमें सिखाती है कि लंबी लंबी गजब फेंकनी है। ठीक है, अच्छा, आई वाज सेइंग कि इनको हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे कैसे। सो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनको ग्रुप्स में पढ़ेंगे हम। कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो एक क्लास में ही खत्म हो जाएंगे, कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो एक क्लास से ज्यादा लगाएंगे। 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकता है हमें लेनी पड़े, यानी छुट्टी तो भूल जाना बिल्कुल। नन ऑफ द सैटरडे संडेज आर गोइंग टू बी ऑफ, नन ऑफ द सैटरडे संडेज। इफ यू थिंक कि मैम किसी दिन सैटरडे संडे पे छुट्टी करेंगी, नो, सिंस लास्ट 2 years इट हैजंट हैपेंड एक्सेप्ट फॉर व्हेन आई वाज पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। उसके अलावा तो मेरे पास बहुत सारे अभी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो खुद बता सकते हैं कि क्लास कैंसिलेशन यहाँ बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, क्योंकि मेरे पास मार्जिन नहीं होता है बिल्कुल भी। बल्कि उसके अलावा भी हो सकता है हमें कुछ 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़े, तो उसके लिए भाई मेंटली प्रिपेयर रहना, बिकॉज आई विल कवर द होल कंटेंट, दिस विल बी डन। अच्छा, इसमें एक और चैप्टर ऐसा है, दिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल, एब्सोल्युटली थ्योरी। मतलब फाइनेंस इक्विटी से रेज हो सकता है, डेट से रेज हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, ओवरड्राफ्ट भी कुछ होता है, वो सब इसमें एक्सप्लेन्ड है। सो ये 3-4 चैप्टर्स इसलिए मुझे थ्योरी बना के अलग डालने पड़े ताकि हम लाइव क्लासेस में वो कर सकें जहां आप फंसेंगे, जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। इक्विटी क्या है, डिवेंचर्स क्या होते हैं, डेट क्या होता है, डेट के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ये सब तो आप मेरी रिकॉर्डिंग में भी सुन लोगे, लेकिन मुझे लाइव बैठना पड़ेगा बहुत सारी दूसरी चीजों में, तो 60 आवर्स उन पे लगाएंगे बेसिकली। इसलिए कमर कस के इस पूरे के पूरे पेपर को प्रिपेयर होके पढ़ना कि हमें इसको मन लगा के रगड़ के पढ़ना है। अब अच्छी खबर, इसकी पास परसेंटेज यानी एफएम की पास परसेंटेज आप देखेंगे 50% ऑन एन एवरेज हमेशा रहती है। दिस इज अ पेपर विच इज वन ऑफ द मोस्ट क्लियर होने वाला पेपर अमंग्स द स्किल लेवल पेपर्स। आप लोग सुनते होंगे कि एफएम का रिजल्ट ऐसा गया, एफएम का रिजल्ट वैसा गया, बड़ा अजीब सा पेपर आता है, बड़ी अजीब सा ही सिस्टम होता है, लेकिन इसकी पास परसेंटेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है लिटरली। हमारी पास परसेंटेज कितनी रहती है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग क्वार्टर टू क्वार्टर, बट इन एनी केस इट हैज बीन अबव 65% ऑलवेज। मैं कॉन्क्रीट इसलिए नहीं बता पा रही हूं क्योंकि ये किसी क्वार्टर हमारे पास 72% थी, किसी टाइम 68% थी, लास्ट टाइम इट वाज 67%, उससे पहले इट वाज 70%, तो ये यहीं के आसपास ही घूम रही है। नाउ व्हाट इज दिस पास परसेंटेज? जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ये जो 51% है इसका मतलब ये होता है हर 100 स्टूडेंट्स जो एफएम का एग्जाम देने बैठे उसमें से 51 पास हो गए। हमारी पास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अगर हमारे इंस्टीट्यूट से 100 स्टूडेंट्स बैठे तो उसमें से 65 या 66 या 70 स्टूडेंट्स पास हो गए। ये पास परसेंटेजेस हमें गोल्ड लर्निंग पार्टनर या प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर बनाती है। सो वी आर गोल्ड लर्निंग पार्टनर ऑन दिस बेसिस ऑल्सो कि हमारा पास परसेंटेज ग्लोबल से ज्यादा है। बाकी भी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन इसको मेंटेन रखना, दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव यू कि मुझे इस परसेंटेज को मेंटेन रखना है या फिर इंप्रूव करना है। तो उसके लिए आप लोगों के साथ क्या क्या होगा वो अभी ब्रीफ करूंगी। ये हमारा रिजल्ट है। सो सितंबर 2022 का लास्ट रिजल्ट था जब स्टूडेंट्स लाइव भी बैठे थे एफएम में। सो दीज मेनी स्टूडेंट्स वर देयर हु वर देयर इन द एग्जाम एंड दे गॉट दीज मच मार्क्स।
कुछ ऐसे भी थे जो लिटरली 70 टच करने वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जो एग्जैक्ट 50 पे पास हुए। बट आई से डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड कि मेरे तो 50 आए हैं। 49 वाले से पूछो 50 क्या होता है, 48 वाले से पूछो 50 क्या होता है। सो व्हेन ACCA हैज केप्ट अ पास परसेंटेज टू बी 50, प्लीज डू अप्रिशिएट कि 50 वाला पास है, चाहे वो 50 हो चाहे वो 80 हो, पास तो पास है। क्योंकि 49 वाला तो बहुत ही दुखी होता है 50 और 49 का गैप देख के। दैट 1 मार्क इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन। ठीक है, गॉट दिस? ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम ट्रेनिंग प्लान कैसे चलाएंगे ये मैंने आपको पहले अभी मार्क करके दिखाया। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 विल बी रिकॉर्डेड, 11, 12 एंड 15। तो ये 4 चैप्टर तो मैंने पहले प्री रिकॉर्ड करके डाल दिए, बाकी बचे हुए कोई बात नहीं विशाखा, कोई बात नहीं। ओके, सो ये बाकी चैप्टर्स जो है इनको हम करेंगे लाइव। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 1/3 एग्जाम किट क्लास में कंप्लीट करें। लेकिन मैं कोशिश क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अगर सैटरडे संडे वाली क्लासेस में हम 1/3 नहीं कर पाए तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस में करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप उसमें आना, नहीं इच्छा हो तो मत आना, उनकी रिकॉर्डिंग्स एनी विच वेज आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन हर बैच की पेस अलग होती है, हर बैच की स्पीड अलग होती है। समटाइम्स सम बैचेस आर वेरी फास्ट इन लर्निंग, समटाइम्स सम बैचेस गो क्वाइट स्लो। तो मैं इसलिए इसको कोशिश बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को समझने में टाइम ज्यादा लगा, आई विल प्रेफर एंश्योरिंग कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मेरा एक एग्जाम किट का क्वेश्चन छूट गया, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन अ सेपरेट क्लास। वो ऑड आवर्स में होती है ताकि आप लोग अपने ऑफिस से फ्री होके फिर उस क्लास में बैठे। सो अप्रोक्सीमेटली 8 PM बियॉन्ड ही होती है वो। किसी भी दिन जो सबको अग्रीड हो, रात के 8 बजे या फिर 9 बजे ऑनलाइन बैठ रहे हैं तो वो ट्रैवल करने वाला तो डर है नहीं। सो दैट वेज वी कीप इट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगी सेक्शन सी के वो एक्सेल पे ही होंगे। सेक्शन ए और बी के मैं अपने पेन टैबलेट से करा देती हूँ, क्योंकि उसमें आपके लिए खुद के लिए भी अवेलेबल नहीं होगी एक्सेल। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। इस पूरे पेपर से अब प्रैक्टिकल क्या है, अब इसमें टेक्निकल समझना चालू करते हैं। लेकिन इससे पहले अब मैं अपने वो सारे सिस्टम्स बता दूं जो मैं आपको कह रही थी। मैंने पीएम वालों को भी क्लियरली ये चीज बोली है, आप लोगों को भी बोल रही हूं। आई हैव नेवर आस्क्ड स्टूडेंट्स कि हमें ज्वाइन करो, नेवर। व्हाई? बिकॉज इट्स योर चॉइस, वी फुली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैंने ये हर बार बोला है कि जिसको भी ज्वाइन करो ठोक बजा के ज्वाइन करो। कैसे ठोक बजा के? बिफोर ज्वाइनिंग अस यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर गोइंग टू गेट और विच यू आर गोइंग टू फेस। नाउ स्टडिंग विद अस व्हाट विल यू फेस? So I'll add on certain points जो last quarter हमने try किए थे, test किए थे and they really went well. Number 1, we have introduced section C tests. Section C question के tests हम December 22 एग्जाम से पहले नहीं लिया करते थे, वो हमने December से चालू किए and I could actually see the students getting improvement in their section C question handling. मुझे mock test पेपर में इसका असर दिखा। तो अब आपके खुद के भी 3 सेक्शन सी के टेस्ट होंगे, यानी सेक्शन सी क्वेश्चंस के 3 टेस्ट्स। ये सेक्शन सी के टेस्ट्स इवैल्यूएट करने की हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप अपना होमवर्क हमें सबमिट करेंगे। ये होमवर्क क्या है? लेट्स सपोज सेक्शन सी के जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ उसके 15 क्वेश्चंस हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे आप अगर 7-8 क्वेश्चंस भी करके दे देते हो एक्सेल पे, आई एम गुड टू गो विद दैट। मैं उनको चेक नहीं कर पाऊंगी, बस मुझे वो देखने हैं कि आपने एक्सेल पे वो किए हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये टेस्ट चेक नहीं करने पड़े? नो, द रीजन इज नॉट दिस। द रीजन इज हमने जब बहुत सारे स्टूडेंट्स से देखा कि ये स्टूडेंट्स अच्छे खासे क्लास में पढ़ते थे, दे वर इंटेलिजेंट इनफ, तो पास क्यों नहीं हुए? एक कॉमन फीडबैक निकल के आया, मैम एग्जाम में चालू कहां से करूं, मुझे यही समझ में नहीं आया। मैम मैं नर्वस हो गया, मैम मेरा पेपर छूट गया। यानी टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ये दोनों कमियां निकली। आज मैं आपसे अगर पूछूं इन दोनों का इलाज क्या है, आप सब यही बोलोगे, मैम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बट दिस इज व्हाट वी वांट। अगर सेक्शन सी के
आउट ऑफ 15 आप मुझे 7-8 क्वेश्चंस भी करके देते हैं, आई एम हैप्पी टू टेक दैट। 7-8 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 50% क्वेश्चंस भी एक्सेल पे कर लेना, टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, फॉर्मूला यूज करना भी आएगा, प्रेजेंटेशन भी बेटर होगा, एक्सेल पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत सारे फायदे होंगे। और एनी विच वेज ये तो आपको करना ही है ना, यू हैव टू डू दैट। तो इसीलिए मैंने इसको कंडीशन रखी, जब मैंने लास्ट बैच में इसको ऑप्शनल रखा कि भाई आप लोग ना होमवर्क सबमिट कराना, किसी ने सबमिट नहीं कराया, किसी ने भी सबमिट नहीं कराया। सो आई हैड टू पुट दिस कंडीशन कि तुम्हारे सेक्शन सी के टेस्ट तभी चेक करूंगी जब होमवर्क सबमिट कराओगे। सो आप मुझे 50% क्वेश्चंस भी सबमिट कर देते हैं, हम चेक नहीं करेंगे, बस एक बार ऐसे देख लेंगे कि हाँ भैया प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड वी विल चेक योर सेक्शन सी टेस्ट एंड विल गिव यू फीडबैक्स कि इसमें आपने कहाँ क्या गलती करी। I can see some doubts here. Somebody was raising hand. Batao ji, what is your question? You can unmute and ask. Aryan, you wanted to ask something? Or 1 plus CPH 2401, you want to ask something? 1 plus wants to ask something. Had a raised hand. Acha, okay. Okay. So am I clear here? You have to submit your section C homework, 50% of the questions done on Excel to us. Then we'll check your section C tests. तो करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, we want that to be done. आप लोगों को प्रैक्टिस तो देखो करनी ही है, तो तरीके से कर लो ना, क्या दिक्कत है। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आज चैप्टर खत्म हुआ कल होमवर्क सबमिट कर दो, I'll give you good 10 days to do that. और 10 दिन में अगर 7-8 क्वेश्चंस भी नहीं हो सकते, then I will say think twice before joining us. क्योंकि इस क्वार्टर से ये थोड़ा सा हमारा चेज बढ़ेगा। Now I have a good team working with me. That chase will be more. अगर आपकी तरफ से हमें लगेगा कि पढ़ाई थोड़ी सी कम हो रही है, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, you can expect a call from us. We will never call you कि आप हमारी क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, क्या दिक्कत है, हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये नहीं होगा। लेकिन आपकी प्रेजेंस कम क्यों हो रही है, उसके लिए अब कॉल आएंगे। So be prepared with that, because ACCA wants us to answer and we want to maintain our result, because with increasing number of students I do not want to lose my result. इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं। इसमें साथ दोगे तो खुद एक बार में एक शॉट में पास हो जाओगे, साथ नहीं दोगे तो I will say then I am not a good choice for you. So one is section C tests, दूसरा routine tests. ये तो आपने हमारे ब्रोशर में भी देखा होगा, ये हमारे हर क्वार्टर का सिस्टम होता है, विच इज नॉन ऑब्जेक्शनेबल, इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड इस वाले क्वार्टर के लिए भी। तीसरा, एक 60 मार्क्स का टेस्ट भी होगा बिफोर योर मॉक, यानी सिर्फ सेक्शन ए और बी, नॉट सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी का एक अलग से पेपर भी होगा, सेल्फ इवेल्युएट हो जाएगा, और ये आपके मॉक टेस्ट पेपर से पहले होगा जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। This is further new introduction which I have introduced for this quarter. आप ये करेंगे। इसके अलावा एक 4th item, we have started doing some quizzes. Last time मेरे एक बैच में ये मिस हो गया था, किसी ने मुझे याद दिलाया नहीं और मैं इतनी उलझ गई कि मैं लिटरली स्किप कर गई उसको। But this time we are going to ensure I don't skip anything, because now I have a team which can manage कि कब किस दिन क्या है, मेरा कैलेंडर भी अब वो मैनेज करेंगे। So एक क्विज जो है, 2 क्विजेस होंगे। ये क्विजेस किस लिए हैं? आई टेल यू व्हाई। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए। इन क्विजेस में आप अपनी वीडियोस ऑन करके बैठेंगे, मैं क्वेश्चन सेक्शन 1 आपके सामने लेके आऊंगी स्क्रीन पे, जिसे आप 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। आइदर इट इज सॉल्व और इट इज नॉट सॉल्व। एटलीस्ट आपको एंड ऑफ द सेशन ये पता चल जाएगा कि आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। यू विल गेट दैट फीडबैक कि भाई टाइम पे थोड़ा सा जल्दी काम करो, क्योंकि हमें पेपर छूटने नहीं देना है। दैट्स द आइडिया ऑफ कीपिंग अ क्विज। क्विज लाइव होंगे, हम आपसे बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्विज किस दिन रखना है, म्यूचुअली डेट डिसाइड होगी। बट वन थिंग, नन ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन ऑन वीकेंड्स, नन ऑफ दीज, क्योंकि वीकेंड्स में मैं ऑलरेडी पीएम एफएम के लाइव बैचेस ले रही होंगी 7-8 घंटे, उसके बाद में दम बचेगा नहीं कि मैं अब क्विजेस भी यहाँ पे लूं। ये क्विजेस हो चाहे प्रॉब्लम क्लासेस हो, ये सब चीजें होंगी वर्किंग डेज में। सो इफ यू आर जस्ट फीलिंग कि नहीं वर्किंग डेज में तो मैं किसी भी टाइम अवेलेबल नहीं हूं, देन आई एम क्लियरली टेलिंग यू द प्रॉब्लम क्लासेस और क्विजेस विल हैपन ऑन वर्किंग डेज। यू हैव टू टेक दैट कॉल, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक एनीथिंग एल्स देन लाइव क्लासेस ऑन वीकेंड्स। हाँ,
ये जो वर्किंग डेज पे होगा ये होगा 8 PM बियॉन्ड। आपसे बात करके आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैम 9 to 10 रखना है, 9 to 10 रखेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑनलाइन में बैठे, हमें कौन सा ट्रैवल करके कहीं जाना है, नो सेफ्टी इशू। फिनिश योर डिनर एंड देन वी कैन सिट टू स्टडी। बट होंगी ये वीक डेज में, नथिंग ऑन वीकेंड्स, ओनली लाइव क्लासेस ऑन वीकेंड्स। ठीक है, सो दीज आर सम 4-5 और 5 वाइज 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, वो अदरवाइज भी होते हैं और अभी भी होंगे, 2-2 मॉक्स होंगे। ये मैं सोच रही थी कि मैं बढ़ाऊं, लेकिन मुझे फिर उसमें चेकिंग का मार्जिन नहीं मिल पा रहा है। सो अभी फॉर द टाइम बीइंग तो अभी ये 2 ही मॉक्स है। तीसरा मॉक आप ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे 2 मॉक्स है, सो उनको अभी मत छेड़ना, उनको करना बिल्कुल एंड में। ये 2 मॉक्स जब आप मेरे वाले करोगे तभी उनको करना। सो इन टोटल आपको 4 मॉक मिल जाएंगे। सो दैट शुड बी गुड इनफ टू प्रैक्टिस 3 घंटे की सिटिंग एंड पेपर। ठीक है जी, एनी डाउट विद आवर सिस्टम्स? दीज सिस्टम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। इसमें से बहुत सारे सिस्टम्स हम कंटिन्यूअसली पिछले 7-8 क्वार्टर से, जब से बने हैं तब से फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन सी टेस्ट इज अ न्यू वन जो हमने पिछले क्वार्टर इंप्लीमेंट किया है एंड इट लिटरली वेंट वंडरफुल। क्विज वेंट वंडरफुल, literally went wonderful. So I'm not going to stop them in any way. 60 marks, again a new introduction. Definitely this is going to benefit you. Any doubts, any confusion? बताओ। No, ma'am. तुम सब चले गए क्या पहले ही? नहीं मैम है। No, no, ma'am. No, ma'am. हो ना प्रेजेंट अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल कंटेंट की तरफ चलते हैं। और मैंने अगर ओवरडोज ऑफ ज्ञान दे दिया है तो अब भुगतना है ये। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ऑप्शन। दे दिया है तो दे दिया है, भुगतो। ज्वाइन करने से पहले देख लो, अभी भी इसलिए धड़ल्ले से ट्रायल क्लास दे रही हूं कि भैया ये अब होगा। सो इफ यू आर नॉट लाइकिंग देन डोंट ज्वाइन। चलो अब टेक्निकल पढ़ना चालू करते हैं। आई विल ब्रिंग इन फ्रंट चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 फिर से आपको याद दिलाती हूँ, थ्योरी है, आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 से चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब एक कॉमन यूनिट है। ये जो यूनिट है ये बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। कैसी इंपॉर्टेंट यूनिट? ये प्रेजेंट वैल्यू वाली यूनिट है, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना होगा। वापस से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है। यानी दीज चैप्टर्स फॉर्म वन कंप्लीट यूनिट। दैट यूनिट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की यूनिट। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और बेसिकली अगर मैं बोलूं आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन यहां से आना तय होता है। अनन्या इज आस्किंग प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल। अनन्या, प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल जब फाइनली स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद में, थोड़े टाइम बाद में डिसाइड होगा। बिकॉज हम पहले तो ये देखेंगे कि लाइव बैच कितने चैप्टर्स कब कंप्लीट कर गया, देन वील फॉर्म सम ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 3rd वीकेंड पे। ठीक है Ma'am. हाँ जी, बोलो बोलो निकिता। एंड एवरीबडी हु इज आस्किंग सम अदर क्वेश्चंस, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड। ठीक है, तो भूल मत जाना अपने क्वेश्चंस को। Okay, ma'am. पल्लवी। Ma'am, मैं end में पूछूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए। सो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड है। जब भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रिपेयर करके आओ, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर चैप्टर्स 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें से सेक्शन सी का क्वेश्चन पक्का आता है। अगर मैं टोटल की बात करूं कि टोटल एलिमेंट या ये पूरा कितने मार्क्स का आता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 मार्क्स का कंपोनेंट फ्रॉम द कंप्लीट पेपर। यानी हम जो सबसे पहले चीज उठा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो पढ़ना चालू करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है क्या और उसकी बेसिक टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को समझते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसा कहीं लगाना है। अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट्स। तो वो जब प्रॉफिट्स अर्न करेगी, अच्छा बिफोर आई जस्ट गो अहेड विद दिस, जो लोग जूम या मेरी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं,
एक ऊपर ना ड्रॉप डाउन आ रहा है आपके पास स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन लेके, उस पे आप जब स्क्रीन शेयरिंग को प्रेस करेंगे वो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा साइड बाय साइड व्यू। साइड बाय साइड व्यू दबाओ तो ये जो मेरी वीडियो आपको छोटी सी कोने में दिख रही है ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्राई करो एक बार। साइड बाय साइड व्यू आएगा स्क्रीन शेयरिंग में, ग्रीन ग्रीन पट्टी जो आ रही है यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग वाली, उस पर क्लिक करो। यू विल सी साइड बाय साइड शेयरिंग ऑप्शन, क्लिक कर लो। उसमें मेरी वीडियो और जो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं ये दोनों साइड में ऐसे आ जाएंगी। इनको आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी सहूलियत से। रिकॉर्डिंग में जरूर ऐसा होगा कि मैं छोटी सी ऊपर एक खिड़की में दिखूंगी, लेकिन लाइव जो लोग पढ़ रहे हैं वो मेरी वीडियो को बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। चलिए, सो लेट्स गेट बैक टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है। सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये है, एक बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉफिट कमाए कैसे। एक बिजनेस सोचता है कि यार चलो मैं एसी बनाता हूं, जरूरी हमेशा एसी बनाए। उसके पास एक ऑप्शन आता है कि यार आप ना अलग तरह के एयर कूलर्स भी बनाओ, लेकिन ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट होगा। आपको कुछ पर्टिकुलर तरह के एयर कूलर्स बना के यूएई की एक कंपनी को भेजने, वहां का एक होटल है उसको भेजने हैं। सो दिस इज अ वन ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें कुछ पैसा लगेगा, इससे कुछ कमाई भी होगी। यानी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना या एनालाइज करना कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगा भी कि नहीं रहेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फोर्ड होती है, वो गाड़ियां बनाने के लिए फैक्ट्री इंडिया में लगाती है, दैट मीन्स इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया में फोर्ड बनाने के लिए फैक्ट्री लगाना प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बेसिक टेक्निक समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। बेसिक अभी हम इसको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे। चैप्टर 2 में बेसिक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 3 में थोड़ा एडवांस आएगा। तो अभी चैप्टर 2 से समझते हैं कि इसकी बेसिक टेक्निक्स है क्या। सो नंबर 1, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बेसिक टेक्निक समझने से पहले करने जरूरी है। हम सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि कैश फ्लो में और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स है वो कैश फ्लोज यूज करती हैं, कई टेक्निक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स यूज करती है। फिर जब हम कैश फ्लोज देख लेंगे तो हम ये देखेंगे कि रेलेवेंट कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और लास्ट में हम पे बैक पीरियड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आपने देखा होगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहली बात, किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको 2 मेन चीजें देखनी है। सबसे पहले, फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूं, मुझे मिलेगा क्या। पक्का बिजनेसमैन सबसे पहले ये सोचेगा मेरी कमाई क्या होगी, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। दूसरी चीज, क्या बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट की लाइफ से आएंगे और क्या कॉस्ट्स आएंगी। यानी यहां पे तो आपके रिटर्न्स क्या है, प्रॉफिट्स है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट भी है और उससे फायदे भी है। फायदा कैन बी रेपुटेशन ऑल्सो, फायदा कैन बी गुडविल ऑल्सो, फायदा कैन बी इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑल्सो, एनीथिंग। यानी मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मेजरली ये देखना है मेरे जेब से क्या जा रहा है, जेब में क्या आ रहा है, और बिजनेस के लिए अदर बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। कई बार क्या होते हैं, बिजनेसेस नुकसान में भी कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, क्यों, कुछ बेनिफिट तो दिखता होगा। बेनिफिट होता है अपनी रेपुटेशन बनाने का, बेनिफिट होता है मार्केट में घुसने का। जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था, वाज इट अ प्रॉफिटेबल वेंचर? No, ma'am. तो ऐसा कैसा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया रिलायंस की टीम ने, मुकेश अंबानी जी ने बिजनेस गड़बड़ कर दिया, ऐसा कुछ? कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। No, ma'am. He created a goodwill. मार्केट मार्केट शेयर उनको मिल रहा है। क्या बेनिफिट हुआ फिर? मार्केट शेयर वाज द बेनिफिट। ही इरेज्ड, ही एक्चुअली क्या बोलते हैं, झाड़ू मार दी सारे के सारे कंपेटिटर्स पे,
सब गायब, आइडिया समिट गई, वोडाफोन समिट गई, मार्केट कैप्चर किया, एयरसेल खत्म। इतने सारे प्लेयर्स, एक एमटीएस नाम का भी प्लेयर हुआ करता था, निबट गए, पता ही नहीं चले कहां गए। सो व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ लॉन्चिंग जियो? भले ही उसमें कॉस्ट्स बेनिफिट्स कैश में ना हुए हो, लेकिन मार्केट ग्रैब करना, दैट वाज द बेनिफिट व्हिच रिलायंस गॉट। तो आपको यही एनालिसिस करने होते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ पीरियड में स्विगी जोमैटो ने कोई फीस नहीं लगाई। एक कौन सा आता है यार अभी भी 10 मिनट में, जेप्टो। जेप्टो का नाम सुना है? यस मैम। 10 मिनट में आप कुछ भी ऑर्डर करो, दे विल डिलीवर टू योर प्लेस। स्टार्टिंग में जेप्टो ने, मिल्क बास्केट ने, इन सब ने नशा लगा दिया लोगों को। उबर ओला ने भी तो ये किया, ऑटो से सस्ती कैब। और अब क्या हो रहा है? अब जब लोगों को कैब्स की आदत पड़ गई, द प्राइसेस आर हाई, यू डू नॉट गेट कैब्स वेरी इजीली, टेंट्रम्स होने लग गए हैं ड्राइवर्स के। जेप्टो हर डिलीवरी पे 20 रुपए चार्ज करने लग गया है। दैट मीन्स ये सब क्या होता है, स्टार्टिंग में द बेनिफिट मे नॉट बी इन मॉनेटरी टर्म्स, द बेनिफिट कैन बी इन एनी वे। एंटरिंग अ न्यू मार्केट, बिग बैंग की तरह, वो भी कंपनी बेनिफिट की तरह देखती है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बेनिफिट या कॉस्ट दोनों के केस में आ सकती है। कई बार कॉस्ट जेब से नहीं जाती, कुछ और चीजों से जाती है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव पे। हम दो चीजें यहां पे सुनेंगे, एक होते हैं प्रॉफिट्स, दूसरे होते हैं कैश फ्लोज। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज? अंदाजे से बोलो, है कोई डिफरेंस? यस मैम। क्या डिफरेंस है? मैम हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में डेप्रिसिएशन लेते हैं। So simple, in other words, cash flows consider only cash. Non-cash items will not be there under cash flows, right? And yes, ये OnePlus ने बिल्कुल सही जवाब दिया, profits cannot be spent. Absolutely right, OnePlus. Ma'am, my name is Drishti. यार वो आपने नाम चेंज नहीं किया ना? You are सृष्टि। Ma'am, Drishti, D. दृष्टि, ओके दृष्टि, रुको मैं आपका नाम चेंज करती हूँ उसमें। Ma'am, accounting profits also include the profits which are not realized into cash. Yes, तो वो जो दृष्टि ने बोला ना, उसका मतलब यही हुआ कि इनको हम क्यों खर्च नहीं कर सकते। इन प्रॉफिट्स में पता ही नहीं है ना कैश कितना है। हो सकता है प्रॉफिट दिख रहा हो लेकिन सब कुछ उधारी पे हो, रेवेन्यू उधारी पे, परचेजेस वो कैश में, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो पैसा बिजनेस के पास है कहां, खर्च कैसे करोगे उसको? दैट मीन्स प्रॉफिट्स मे नॉट एसेंशियली बी स्पेंट। दैट कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट, यस। और बेसिकली अगर मैं देखूं, आप प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज का जब कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे, अ सिंपल डेफिनेशन कम्स अप। कैश फ्लोज क्या है? जो कंप्लीट कैश है, यानी इसमें डेप्रिसिएशन की कोई जगह नहीं है, अमोर्टाइजेशन की कोई जगह नहीं है, इंपेयरमेंट की कोई जगह नहीं है, आउटस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रॉफिट्स में आउटस्टैंडिंग इनकम्स, आउटस्टैंडिंग खर्चास डू कम इनटू पिक्चर, डेप्रिसिएशन डू कम्स इनटू पिक्चर, आता है। तो कई सारे मेथड्स ऐसे होंगे जो कंसिडर करेंगे प्रॉफिट्स, कई मेथड्स ऐसे होंगे जो कंसिडर करेंगे कैश फ्लोज। बेस्ट पार्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ROCE, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेता है। बाकी सारे मेथड्स कैश फ्लोज पे चलेंगे, सारे के सारे। All methods which we are going to study, they all consider cash flows. Only one method, ROCE, return on capital employed, this method considers accounting profits. ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आता है। अगर ROCE के ड्रॉबैक्स की या डिसएडवांटेजेस की बात करें, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, that ROCE uses accounting profits, and accounting profits can be exposed to window dressing, yes or no? Yes ma'am. Accounting profits can be different for different companies. Why? Because different companies can use different accounting policies for the same item. ये ROCE का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और हर बार पेपर में ये होता है।
सो इफ यू आर राइटिंग एनीवेयर जस्ट डू राइट दिस कि आरओसी के डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस दे आर ऑलवेज देयर इन द एग्जाम, ऑलवेज देयर। पेपर मैंने सेट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो तो अब पढ़ते हैं रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होता है। सो रेलेवेंट कैश फ्लोज हमें 3 ट्रेड्स ध्यान रखने हैं। नंबर 1, दीज आर कैश। 2, दीज आर इंक्रीमेंटल, मतलब हम एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रोजेक्ट अप्रेजल में ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या होगा, जो अभी हो रहा है वो तो वैसे भी हो रहा है यार। टू टेक एनी डिसीजन, टू सी इफ अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, यू हैव टू सी एक्स्ट्रा कैश फ्लोज क्या होंगे, एक्स्ट्रा क्या आएगा और एक्स्ट्रा क्या जाएगा, एंड देन इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक। पीछे क्या हो गया उसको छोड़ो, छोड़ो बीते कल की बातें, कल की बात पुरानी। अच्छा, इन कॉस्ट को जो पीछे हो चुकी, इनका कुछ नाम होता है, क्या नाम होता है इनका? Sunk cost. Sunk costs. These are sunk costs. कहते हैं ना पैसा डूब गया, डूब गया यार, इसको डिसीजन मेकिंग में लेने से कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लें चाहे ना लें, ये पैसा तो लग गया, तो इस पे कुछ भी सोचने और पीएचडी करने से फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किससे पड़ेगा? जो फ्यूचर में होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे और जो कैश में होंगे। यानी फ्यूचर में अगर डेप्रिसिएशन बढ़ने वाला है, नॉट रेलेवेंट फॉर मी। फ्यूचर में एडिशनल कुछ होने ही नहीं वाला है, नॉट रेलेवेंट फॉर मी। और कुछ हो चुका है, अगेन नॉट रेलेवेंट फॉर मी। मुझे फ्यूचर, इंक्रीमेंटल और कैश, इन तीनों का ध्यान रखना है। दैट इज अ रेलेवेंट कैश फ्लो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या ये बात सबको समझ आती है और लॉजिकली डाइजेस्ट होती है? Yes, ma'am. बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार ना सेक्शन ए में ऐसे ही कुछ लैंग्वेज आ जाती है। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट। ये कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन कितना भी हो, ये कॉस्ट तो इनकर करनी ही करनी है। दीज आर कमिटेड कॉस्ट्स। नॉन कैश आइटम्स, एलोकेटेड कॉस्ट। ये एलोकेटेड कॉस्ट क्या होती है? कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस का खर्चा है, वो सब फैक्ट्रीज भुगत रही है, उन पे एलोकेट किया गया है। तो एलोकेटेड कॉस्ट एक प्रोजेक्ट की, एक फैक्ट्री की नहीं है, वो तो उसके ऊपर डाली गई है, दैट हैज बीन एलोकेटेड। तो एलोकेटेड कॉस्ट हो, चाहे फिक्स कॉस्ट हो, चाहे संक कॉस्ट हो, ये उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए डिसीजन मेकिंग में काम में नहीं आनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। वो फैक्ट्री रहे ना रहे, ये कॉस्ट तो इनकर की जा रही है ना, इट इज हैपनिंग। कैश आउटफ्लो तो हो ही रहा है, बल्कि आपकी फैक्ट्री इसको बियर तो कर रही है। कम से कम फैक्ट्री चले चाहे ना चले, ये कॉस्ट तो चलेगी, ये कॉस्ट तो इनकर की जाएगी। इसलिए इन कॉस्ट को एलोकेटेड कॉस्ट होने की वजह से हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कंसिडर नहीं करते। कुछ इसी तरह की चीजें हैं जो आपके सेक्शन ए में आएंगी। एक लास्ट चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसका आपको सिंपल एग्जांपल देती हूं। जिन लोगों ने पीएम नहीं किया है उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, मोस्ट स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि एलोकेटेड कॉस्ट क्या होती है। चलिए, एक बिजनेस है, उसकी फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है और फैक्ट्री 3 है। नाउ द कंपनी इज थिंकिंग कि एक फैक्ट्री 4 भी खरीदी जाए। इसको खरीदे या ना खरीदे, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट ऑफिस है इस कंपनी का, और कॉर्पोरेट ऑफिस के आप फाइनेंस डायरेक्टर है। यू आर द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस, और आपकी तनख्वाह जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वो मैं रुपयों में लेती हूं। लेट्स सपोज 80 लाख रुपीज है। खुश हो गए ना? 80 लाख रुपीज है। अब ये अलग अलग फैक्ट्रीज पे 80 लाख हैज टू बी पुट, क्योंकि कमाई तो यहीं से ही आ रही है, इन फैक्ट्रीज से ही। तो ये 80 लाख को एलोकेट कर देते हैं तीनों के ऊपर। अब आपको ये देखना है कि हम फोर्थ फैक्ट्री खरीदें क्या। तो क्या ये जो एलोकेशन हो रहा है आपकी सैलरी का, इज दिस अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर बाइंग दिस फैक्ट्री? इज दिस रेलेवेंट? शुड वी कंसिडर योर सैलरी व्हाइल बाइंग फैक्ट्री 4? नहीं। No. लॉजिकली सोच के देखो। No, ma'am.
फैक्ट्री 4 खरीदोगे या ना खरीदोगे, उससे आपकी तनख्वाह पे होना या ना होना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा इस पे? ये तो हमेशा एलोकेट होगी। पे तो ये ऊपर से ही होगी, उसको बांटने वालों का फर्क होगा बस। अभी 3 फैक्ट्रीज बांटती हैं, बाद में 4 बांटेंगी, यानी एलोकेशन जो अभी 3 फैक्ट्रीज पे होता है वो फिर 4 फैक्ट्रीज पे होगा। इसलिए जो एलोकेटेड कॉस्ट होती है दे आर नॉट रेलेवेंट, क्योंकि उनका होना ना होना बदलता नहीं है आपके फैसले की वजह से, आपके प्रोजेक्ट को लेने या ना लेने की वजह से। वो तो इनकर होंगी बिकॉज दे आर जस्ट एलोकेटेड, उनको बांटा गया है बस फैक्ट्रीज में। एक फैक्ट्री कम हो जाएगी तो 3 में बांट देंगे, होगी तो वो कंपनी के लिए 80 लाख ही। 4 फैक्ट्रीज होंगी तो 4 में बांट देंगे, लेकिन एज अ ग्रुप एज अ कंपनी होगी तो वो 80 लाख ही। समझे? गॉट द पॉइंट नाउ? एलोकेटेड कॉस्ट सकते हैं ना मैम, हाँ उसको फिक्स्ड कॉस्ट जैसे आपने बोला कमिटेड कॉस्ट। एग्जैक्टली, ये फिक्स कॉस्ट के नेचर की होती है। आप 3 फैक्ट्री चलाओ चाहे 4 फैक्ट्री चलाओ, खर्चा फॉर द कंपनी इज 80 लाख। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। बोलो, बात समझ आई? यस मैम। चलो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? स्पेसिफिकली जिन लोगों ने पीएम नहीं किया उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक सरप्राइज है। पर चलो मैं आप लोगों से एक सिंपल एग्जांपल लेके पूछती हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू टेक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, मैं अपनी फीस कैसे डिसाइड करती थी? नाउ लेट्स सपोज देयर आर 2 डेट्स, हम दिसंबर में चल रहे हैं ना, सो दिस इज दिसंबर का, लेट्स सपोज मैं 20th और 21st की बात करती हूँ। एक कंपनी आती है मेरे पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये बोलती है आईएफआरएस पे ट्रेनिंग ले लीजिए। मैं कहती हूँ ओके, एंड आई कोट देम कि चलो आप मुझे इन 2 दिन के, यू पे मी लेट्स सपोज 60,000, रैंडम फिगर, 60,000 रुपीज आप मुझे इस पे दे देना। नाउ आई गेट अ कॉल फ्रॉम बजाज या भारती एक्सा। चलो भारती एक्सा से कॉल लेते हैं, और ये भारती एक्सा बोलती है कि हमें लीजेस के ऊपर एक ट्रेनिंग दे दीजिए आप। डेट्स 20th and 21st. Now you tell me, what will I quote to Bharti AXA? Will I quote a fee of less than 60,000 or a fee of more than 60,000? Tell me, what will I quote? More than 60,000. More than 60,000. का है भैया? क्योंकि 60,000 तो वहां से मिल ही रहे हैं ना। अब ऐसे ही आने वाले हैं। This is opportunity cost. If I accept a fees of less than 60,000, this will be a stupidity. क्योंकि भारतीय एक्सा की ट्रेनिंग लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वैसे ही 60,000 है, आई शुड टेक मोर देन 60,000। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि द कैश फ्लो इन रिलेशन टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आज मैं अगर भारतीय एक्सा का काम नहीं लेती तो मैं क्या कमा रही होती? मैं 60,000 कमा रही होती, तो मैं भारतीय एक्सा से एटलीस्ट 60,000 तो वसूलूंगी, इससे ऊपर भी कुछ वसूलूंगी, बट एटलीस्ट 60,000 तो लूंगी ही लूंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस राशि, एब्सोल्युटली राइट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वैसे भी पूछती हूँ। आपके पास एक पुराना लैपटॉप था, आपने बोला कि यार इस लैपटॉप को अब कुछ यूज तो बचा नहीं है, इसको मैं बेच देती हूँ। सो यू जस्ट टुक एन एस्टिमेट, आपने OLX से इसका एक एस्टिमेट लिया कि भाई मेरे लैपटॉप की क्या रेट लगेगी। पता चला आपका लैपटॉप उन्होंने बोला कि हम 5,000 में खरीद लेंगे, तो OLX पे 5,000 मिल रहे हैं। नाउ योर फ्रेंड कम्स इनटू पिक्चर या योर नेबर कम्स इनटू पिक्चर कि यार तुम्हारा लैपटॉप फ्री है तो प्लीज मुझे दे दो। आप कितने में उसको अपना लैपटॉप बेचोगे? लेस देन 5,000 में? पर्सनल रिलेशंस को एक बार थोड़ा सा किनारे रखते हैं, लेट्स टॉक प्योरली अबाउट बिजनेस, फायदा या नुकसान। कितने में उसको लैपटॉप बेचोगे? More than 5,000. More than 5,000. Why? 5,000 में तो Already getting 5,000. 5,000 में तो ऑलरेडी OLX से मिल रहा था। बिल्कुल, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5,000 है। अगर आपने इनको बेच दिया, यू विल लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग द लैपटॉप एट 5,000। दैट्स द अपॉर्चुनिटी यू विल लूज। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसको आप किससे वसूलेंगे? अपने नेबर से। भाई साहब आपको बेच देंगे तो OLX में नहीं बेच पाएंगे, वहां से 5,000 मिलते, आपसे मैं 6,000 लूंगी, या एटलीस्ट 5,000 तो मुझे दो ही दो।
दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे, ऑल्दो बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीएम में बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस होता है, पीएम में बहुत प्रोमिनेंटली पढ़ाया जाता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी आपको, बहुत छोटा मोटा ही मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने को। अब लास्ट चीज इसमें ये देखते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में और कैश फ्लोज में क्या गैप आएगा। देखो असली जिंदगी में तो बहुत सारे गैप हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक ही गैप आएगा, वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस में जुड़ा हुआ होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट में या कैश फ्लोज में? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में, यानी प्रॉफिट निकालते टाइम डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा। अगर मैं प्रॉफिट से कैश फ्लो निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना है, फिर कैश प्लस करना है, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, किसमें, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में। ये बात समझ आती है? वापस सुनो, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेना है। प्रैक्टिकल जिंदगी में डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव क्लियरली एग्जामिनर्स ने ये बता दिया है कि भैया आपका डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ एक ही आइटम पे आएगा, डेप्रिसिएशन की वजह से। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो अगर मुझे कैश फ्लो निकालने हैं तो मैं क्या करूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में अगर मैं डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ दूं तो क्या कैश फ्लोज आ जाएंगे? यस मैम। बस ये ध्यान रखना है आपको। सो क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको अगर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड करो, कैश फ्लोज आ जाएंगे। अगर कैश फ्लोज दिए हुए हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आ जाएंगे। क्लियर, समझ गए? ये एक इक्वेशन से आप यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच सकते हैं, दोनों साइड पे पहुंच सकते हैं। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ मैम, जाग रहे हैं। यस मैम। मेरे बेटे ने ना एक बहुत फर्जी सा जोक सुनाया था मुझे। मम्मा, रात का अंधेरा था, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे चमक रहे थे, दूर से एक आवाज आई, रद्दी वाला। तुम लोगों को ऐसे ही उठाऊं मैं? ओ भाई, जाग रहे हैं मैम, सुन रहे हैं आपकी बात। सुन रहे हैं मैम। जाग रहे हैं मैम। देखो मेरे को चाय भी पिलानी आती है जो स्टेशन पे बिकती है। चाय, चाय, अदरक वाली चाय। कैश चाय का फ्लो टाइम हो रहा है यार। हाँ मैम, वैसे कैसे कैश फ्लो बोल दो तो लोग जाग जाएंगे। देखो मैंने अपने लिए बहुत प्रोफेशंस तैयार करे हुए हैं। तुम लोगों को क्लासेस पसंद नहीं आएंगी, जब कभी इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा तो यही करूंगी, चाय ले लो चाय। एक काम करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? 10 मिनट्स ब्रेक एंड वील गेट बैक ऑन दिस। अभी एग्जैक्ट 6 o'clock हो रहे हैं, 6:10 पे मिले। यस मैम। हाँ मैंने सुन लिया, हाँ। चलो लेट्स कैच अप एट 6:10, ओके? ओके मैम। चलिए जी, सो नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। अभी आपने रेलेवेंट कॉस्ट जो मैंने एग्जांपल दिए उस पे बताए। अब चलते हैं थोड़ा सा स्टडी टेक्स्ट की तरफ। आपकी स्टडी टेक्स्ट में, यानी कि कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, वो सामने है, बताना मुझे इसका आंसर। अ कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर on an item of equipment that would cost $160,000. A technical feasibility study has been carried out by consultants at a cost of $15,000 into benefits from investing in the equipment. पहली कॉस्ट मुझे ये दिख रही है। It has been estimated that the equipment would have a life of 4 years and annual profits would be $8,000 after deducting annual depreciation of $40,000 and an annual charge of $25,000 for a share of the existing fixed cost of the company. What are the relevant cash flows for this? सबसे पहले एक एक करके वो देखते हैं हमारे पास कॉस्ट आ कितनी रही है। पहली कॉस्ट बताओ, इक्विपमेंट की कॉस्ट 1,60,000।
$1,60,000. सेकेंड कॉस्ट बताओ कौन सी आ रही है? फिजिबिलिटी स्टडी, Feasibility study. कितनी कॉस्ट? 15,000. 15,000. Then profits, $8,000. Then depreciation, $40,000. And then share of fixed costs, $25,000. ये 5 आइटम्स है. इसके अलावा कहीं पे किसी को कोई भी आइटम नजर आ रहा है कि ये एक कॉस्ट थी और हमने वो कंसिडर नहीं करी है या छूट गई है? यही है? नो मैम. यही है. कुछ छूटा नहीं है ना? नो मैम. चलिए अब एक एक पे बात करते हैं. आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे. फर्स्ट थिंग, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है, इज दैट अ रेलेवेंट कॉस्ट टू डिसाइड अगर हमें आइटम ऑफ इक्विपमेंट खरीदना है कि नहीं खरीदना है. हम किस चीज का डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या किस चीज का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट. उस पे इक्विपमेंट कॉस्ट, इज इट रेलेवेंट और इट इज नॉट रेलेवेंट कैश फ्लो? बताइए जी, क्या बोलते हैं? जस्ट वन आंसर. बाकी लोग ओके. इक्विपमेंट खरीदना है, इक्विपमेंट की कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है? सो एवरीवन इज सेइंग रेलेवेंट एक्सेप्ट फॉर वन. जितेंद्र इज सेइंग नॉट रेलेवेंट. व्हाई जितेंद्र? व्हाई नॉट रेलेवेंट? आप Sorry, ma'am, अगर sorry, इस ma'am. डिसीजन को लोगे, सॉरी मैम, आई वाज अबाउट टू राइट रेलेवेंट, मेरे से गलती से टाइप हो गया. आई वाज आल्सो वंडरिंग दैट. रेलेवेंट, ठीक है, तो इसको डालते हैं रेलेवेंट पे. भाई ये इक्विपमेंट खरीदने का हाँ करोगे तभी तो ये खर्चा आएगा, वरना थोड़ी आएगा. चलिए अब बात करते हैं फीजिबिलिटी स्टडी पे. फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में क्या विचार है? इक्विपमेंट खरीदोगे तो ही ये इनकर होगा, तो ये रेलेवेंट है. इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे तो क्या ये रेलेवेंट है? वाओ वाओ, absolutely correct everyone. This is not relevant. Why? ये तो टेक्निकल स्टडी तो हो चुकी है. अब तुम इस इक्विपमेंट को खरीदो चाहे ना खरीदो, की फर्क पैदा है? अब तो संक कॉस्ट हो गई ये. सो दिस इज अ संक कॉस्ट. आई राइट इट एज SC. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट पे आ जाओ जी. व्हाट अबाउट प्रॉफिट्स ऑफ 8,000? आर प्रॉफिट्स कैश फ्लोज? एनीवेज आर दे कैश फ्लोज? ये तो कैश फ्लोज ही नहीं है. पहले कैश फ्लोज बना ले. इन दोनों आइटम से क्या हम कैश फ्लोज बना सकते हैं? जरा कैश फ्लोज का अमाउंट दो. यस मार्मिक, एब्सोल्युटली राइट. देविशी, एब्सोल्युटली राइट. शौर्या, पल्लवी, एब्सोल्युटली राइट. 48,000 होंगे कैश फ्लोज. अब 48,000 पे बात करते हैं. क्या 48,000 रेलेवेंट है? आर दीज कैश फ्लोज रेलेवेंट? यस. पर्टिकुलरली ये इक्विपमेंट कितने के प्रॉफिट जनरेट करेगा? 8,000 के, जिसमें से हमने एक डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है और ये एनुअल चार्ज भी माइनस कर रखा है. इस 25 का भी कुछ करना चाहिए क्या? नहीं. एड बैक. यस, एड बैक टू दी प्रॉफिट्स. देखो क्या सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे. 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एंड एन एनुअल चार्ज ऑफ 25,000. यानी 8,000 आया है दो आइटम्स को माइनस करके. एक डेप्रिसिएशन, दूसरा एक एस्टीमेट एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है जो शेयर कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स या सारे इक्विपमेंट्स पे एलोकेट किया जा रहा है. तो ये इस इक्विपमेंट की वजह से थोड़ी हो रहा है. यानी इक्विपमेंट का प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000. हुआ या नहीं हुआ? हुआ. कितने का प्रॉफिट अर्न करके देगा या कितने का कैश फ्लो अर्न करके देगा आपका इक्विपमेंट? कितना आ रहा है? 73.
73,000। बताओ 73,000 आया सबका? इज 73,000 रेलेवेंट? यस और नो? इस इक्विपमेंट को खरीदोगे क्या तो ही ये होगा? यस, इट इज रेलेवेंट, यानी ये रेलेवेंट हुआ। तो मेरे पास अभी दो ही आइटम रेलेवेंट आए हैं, एक 73,000 का प्रॉफिट आएगा और एक 1,60,000 का कॉस्ट जाएगा। 1,60,000 जेब से पैसा निकलेगा, 73,000 हर साल पैसा आएगा। कितने सालों तक के लिए आएगा? क्या इस इक्विपमेंट की लाइफ दे रखी है? Yes, ma'am, 4 years. 4 सालों तक। तो क्या बोलते हो, ये इक्विपमेंट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, कैश फ्लो पर्सपेक्टिव में बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, समझे? कोई बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, समझ गए ना? चलो अब इन टेक्निक्स की तरफ आते हैं। अब क्या होगा, जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपको बोलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आरओसी निकाल दो, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड निकाल दो। तो इनको निकालने से पहले इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले समझाती हूं आपको आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कहते हैं एसीसीए बड़ी महंगी डिग्री है। कितने का खर्चा हो जाता है एसीसीए करने में, इंक्लूडिंग कोचिंग वोचिंग एवरीथिंग? कितने का खर्चा हो जाता है? हम अच्छा खासा अमाउंट बोलो। 5 के राउंड पहुंच जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 5 लाख ले लो। हम्म, सारे पेपर, सब्सक्रिप्शन, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, कोचिंग फीस, सब कुछ मिला मिलू के 5 लाख की आपकी आती है कॉस्ट। ठीक है, आपकी वंस योर एसीसी इज कंप्लीट, अब नौकरी लगती है। आप अपने आप को कितने का वर्थ मानते हैं? Ma'am, अरे इससे तो जितेंद्र, ज्यादा ही yes मांगेंगे। ma'am। जितेंद्र, आर यू रेडी टू वर्क? मैंने भाई, बताया मेरे साथ कुछ लोगों ने टाई अप किया है। दे हैव आस्क्ड फॉर माय रिकमेंडेशन फॉर स्टूडेंट्स। मैम, मैंने जस्ट मूव किया है, आपको मैंने रिप्लाई भी किया था। मैं भूल गई यार, असल में मैं बहुत लोगों से पूछ रही हूँ कि भाई नाउ आई कैन रेकमेंड यू ऑल। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, सो आई गॉट वन आंसर हियर कि मैं अपने आप को 10 लाख वर्थ का मानता हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि इंडस्ट्री ज्यादा हो सकता है ना दे, बेयर मिनिमम 7 लाख तो देगी। चलो 6 लाख तो देगी यार, इतनी तो बनती है। बनती है? Yes, ma'am. अब लेट सपोज मैं करती हूं एक एमबीए, दैट टू एक मीडियोकर कॉलेज से। मीडियोकर कॉलेज की एमबीए की फीस अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख होती है। लेट मी टेक इट ऑन एन एवरेज 18 lakhs। मैंने एक मीडियोकर कॉलेज से 18 lakhs में एमबीए करी, जहां पे मेरा फर्स्ट पैकेज लगा 6 lakhs का, जिसपे आप लोग क्रिप करते हैं, जिसपे बहुत सारे सीएज क्रिप करते हैं। यार हम 5 साल एडिया रगड़ते हैं, 6 लाख का पैकेज लगता है। एक एमबीए सिर्फ उछलता है, कूदता है, बंदरों की तरह प्रोजेक्ट्स बनाता रहता है, ही गेट्स अ पैकेज ऑफ 6 lakhs। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस व्हिच यू सी amongst yourself and any MBA? What is the difference? The difference relates to ROC, Return on Capital Employed. अगर एक सीए की बात करें, वो 5 लाख की कॉस्ट तो नहीं इनकर करता होगा, लेकिन 3 लाख तो वो भी करता है। आजकल उनकी भी पर पेपर फीस 25,000 हो रही है। एक अच्छा टीचर वहां पे भी 20,000 25,000 पर पेपर की फीस में पेन ड्राइव क्लासेस देता है। सो उनकी भी 3 लाख तो कॉस्ट है ही है, ऊपर से डिग्री 5 साल की। दैट मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व इज मच मोर देन एसीसीए। अब ऐसे केस में अगर आरओसी देखी जाए, आप लोगों की आरओसी हाईएस्ट आती है। हाईएस्ट कैसे? आप लोग ग्रेजुएशन के मैक्सिमम, मैंने देखा है पढ़ने वाला बच्चा बहुत ज्यादा तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही एसीसीए बन जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के 1 साल बाद एसीसीए बनते हैं। दैट मीन्स 12th के बाद में 4 साल में यू आर एलिजिबल टू गेट अ एवरेज पैकेज ऑफ 6 lakhs। लेकिन एमबीए कितने सालों में बनता है इंसान? बेयर मिनिमम 5 सालों में। 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल एमबीए के। 5 years and 6 lakhs, 4 years and 6 lakhs for a chartered accountant also,
5 years and 6 lakhs on an average. एक्सेल करते हैं लोग, बहुत लोग एमबीए में करोड़ों के भी जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज. एसीसी में भी जाते हैं लोग 12-13 लाख पे. फर्स्ट जॉब एज एन एसीसी एफिलिएट जाते हैं लोग. वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स नाउ. तो अगर मैं एवरेज और अप्रोक्सीमेट को देखूं तो आरओसी सबसे अच्छी किसकी निकली? ACC है. समझे? इसलिए अब कोई भी अगर आपको डिमोटिवेट करे, प्लीज यूज दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ROCE. ROCE. This is return on capital employed. That means whatever you employ or whatever you invest, उस पे रिटर्न क्या आ रहा है? आपका रिटर्न कितना आया? 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 6 लाख. एमबीए का रिटर्न कितना आया? 18 लाख पे एनुअल 6 लाख. अगर कोई बाहर से एमबीए करके आता है, दैट मीन्स 1 करोड़ पे मे बी ही गेट्स 30 lakhs. क्या आया रिटर्न? ROCE. यानी आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे क्या कमाया, दैट इज द रिटर्न, दैट इज ROCE. सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिग्रीज हुज ROCE इज वेरी मच हाई, बहुत ज्यादा है. डॉक्टर्स की ROCE बहुत कम है इनिशियल पीरियड में. मतलब स्टार्टिंग में जब डॉक्टर्स गांव में उनको जाना जरूरी होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना जरूरी होता है, उनके जितने साल, जितनी मेहनत, जितनी कॉलेज की फीस लग जाती है, उस हिसाब से उनका पे आउट स्टार्टिंग की ईयर्स में नहीं होता. बट देन आफ्टरवर्ड्स ROCE इज कोई काउंटेबिलिटी नहीं होती है. सो हर बिजनेस प्रोफेशन की अलग अलग ROCE होती है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड. वी डू नॉट डिसाइड कि यार इसको 6 लाख का पैकेज मिल गया, मुझे भी 6 लाख का मिला. आपको कितने साल में मिला, कितने के इन्वेस्टमेंट पे मिला, दैट्स द डिफरेंस. सो ऑलवेज रिमेंबर एंड डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड व्हेन योर फ्रेंड्स गेट अ डिफरेंट पैकेज. सो ROCE पे डिटेल में बात करते हैं. ROCE का सिंपल फॉर्मूला हम क्या लेंगे? हमने जो भी लगाया वर्सेस हमने क्या कमाया. So as I said, ROCE is the only method which utilizes profits rather than cash flows. ये बोलता है कि हमने annual profits before interest and tax जो भी कमाए, that is my ROCE upon some initial capital investments. Now the question will arise, ये before interest and tax वाला profit क्यों ले रहे हो? Because हम किस चीज को evaluate कर रहे हैं? हम किसी project को evaluate कर रहे हैं. Taxes उस project की गलती नहीं है. टैक्स सरकार लगाती है. एक प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग हो सकता है टैक्सेस की वजह से, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट को गलत थोड़ी बोलेंगे. हम यहां पे पता लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा. तो टैक्स इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, इसलिए टैक्स को हम इसमें कंसिडर नहीं करते. वी टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बट हम तो यहां बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी लो, बिकॉज इंटरेस्ट इज द पर्सनल सिचुएशन ऑफ द कंपनी. एक कंपनी की फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि उसको पैसा बोरो करना पड़ रहा है. प्रोजेक्ट की गलती थोड़ी है यार, ये तो कंपनी की हैसियत है, उसको पैसा बोरो करना पड़ रहा है. और अलग अलग कंपनीज की हैसियत की वजह से उसका इंटरेस्ट ज्यादा या कम होता है. किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं होगी, उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है. प्रोजेक्ट थोड़ी खराब हो जाएगा उसमें, प्रोजेक्ट तो वही है. इसलिए इन दोनों आइटम्स को बाहर रखा जाता है ROCE कैलकुलेशन में. नाइदर वी कंसिडर इंटरेस्ट नॉर वी टेक अप टैक्स. यानी हमें वो वाले प्रॉफिट्स लेने जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही कंसिडर नहीं किए गए हो. ये बाद में आते हैं, आप उससे पहले वाला प्रॉफिट लीजिए, बिकॉज यही वो प्रॉफिट है जो ये प्रोजेक्ट जनरेट करके देगा. टैक्स भी प्रोजेक्ट के हाथ में नहीं है, फाइनेंसिंग भी प्रोजेक्ट के हाथ में नहीं है, और प्रोजेक्ट की वजह से भी नहीं है. प्रोजेक्ट की वजह से क्या है? जो प्रॉफिट वो जनरेट करके देगा. तो ये प्रॉफिट कितना है ऑन एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROCE. क्या ये बात सबको समझ आई? Why don't we take interest and tax? बोलो. Yes, ma'am. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन लेना है. क्यों लेना है डेप्रिसिएशन? क्योंकि आपके इस प्रोजेक्ट में कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही होगी, तो उसका डेप्रिसिएशन तो लो. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स हियर. तो प्रॉफिट्स तो वैसे भी आर आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन. नाउ देयर इज अ वर्ड हियर, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट. ये क्या होती है? इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को सिर्फ यहां समझा रही हूं, वरना आप क्वेश्चन देख के झट से समझ जाएंगे. नंबर 1, अगर आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी नए एसेट्स खरीदे हैं. नंबर 2, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एसेट आपने इस प्रोजेक्ट में यूज किया, तो उसकी कोई WDV होगी, रिटन डाउन वैल्यू होगी.
जितने का था और आप अपने प्रोजेक्ट में ले गए, वो भी इसमें यूज होता है। वर्किंग कैपिटल पे आपने कोई पैसा लगाया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक होती है प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक होता है प्रोडक्शन करने के लिए रोज 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 जो पैसा चाहिए, रोजमर्रा का रूटीन पैसा, सो दैट द प्रोडक्शन टेक्स अप, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में भी तो पैसा लगता है, यानी आपकी कैपिटल कॉस्ट में जो जो पैसा आप लगा रहे हो, इसमें नई प्लांट एंड मशीनरी का पैसा जो आपने लगाया वो आएगी। अगर एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी यूज की, उसकी भी वैल्यू लो। अगर आपने वर्किंग कैपिटल में कोई भी पैसा लगाया, वो भी लो। और कोई R&D का खर्चा है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी खर्चा है जिसको आपने एसेट बनाया है, वो भी इसमें लो। दीज आर ऑल योर कॉस्ट्स। तो डिनोमिनेटर में ये चीजें आपको लेनी है। ये यूजुअली डायरेक्ट होती हैं, इसमें कुछ एक्सट्रैक्शन का चक्कर नहीं होता। या तो ये इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के हिसाब से फॉर्मूला है ROCE का, या फिर ROCE कई बार आप देखेंगे डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखता हुआ। अपने आप क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दो वैल्यूज क्वेश्चन देगा, स्क्रैप वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज योर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली स्क्रैप वैल्यू क्या है? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब कबाड़ी इसका जो भी देगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। इन दोनों का एवरेज कर लो, उसको डिनोमिनेटर बना दो। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन सेक्शन सी में है, तो आप एग्जामिनर के कमेंट में देखेंगे कि आप दोनों से करके दिखाइए। यू शुड यूज बोथ द मेथड्स देन। यानी एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी निकल सकती है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट भी निकल सकती है। तो आप दोनों मेथड से ROCE कैलकुलेट करिए, दोनों से अलग अलग आती है। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से ROCE का फॉर्मूला लर्न करो और मुझे बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, फिर डिसीजन रूल पे आऊंगी। ROCE एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट्स। या तो आप इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लीजिए, वरना आप एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस योर स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 2। यानी एवरेज इतना पैसा लगा, उस पे क्या कमाया। गॉट इट? आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लेना है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स वाला लेना है। एम आई क्लियर ऑन दिस? मैम R&D एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज क्यों करना है? क्योंकि FR में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स का IAS है, वो बोलता है कि कई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, यानी कि हम उसका एक असेट बना देते हैं। आपने FR पढ़ा है? नो मैम, फर्स्ट एग्जाम है स्किल लेवल का। तो इसको एक बार ऐसे ही लर्न करो। हमारे कई IAS हैं, वो ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जैसे वैक्सीन थी, कोविड की वैक्सीन थी, उस पर जो भी रिसर्च की गई उसको तो P&L में डाल दो, रिसर्च के खर्चे को। लेकिन उस वैक्सीन को डेवलप करने में जब हमें पता चल गया कि यार ये प्रॉफिटेबल आइटम है, उसको डेवलप करने को बहुत खर्चा आता है, तो उस खर्चे के लिए एक स्पेसिफिक IAS बना इंटेंजिबल एसेट्स के नाम का। उसने क्लियर कट कर दिया कि अगर डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी खर्चा है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब उसका असेट बना लो, उसको P&L में खर्चा मत दिखाओ, क्योंकि वो खर्चा डेवलपमेंट का इतना बड़ा होता है कि पहले ही साल P&L में डाल दोगे तो वो लॉस दिखेगा। इसलिए बेटर है कि उसका एक एसेट क्रिएट कर लो और हर साल डेप्रिसिएशन की तरह उसको अमोर्टाइज करते रहो। तो ये वो वाला R&D एक्सपेंडिचर है जो आपने कैपिटलाइज किया है। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। मैम हाँ प्रियंका, करेक्ट। हाँ जी बोलो। मैम इसमें लाइक वी आर कैलकुलेटिंग इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, सो हमें डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर ही नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वही हम कैपिटलाइज करते हैं। तो हम रिसर्च वाला क्यों लेंगे इसमें? नहीं, रिसर्च वाला नहीं लेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट वाला ही लेंगे। वो तो मैं बता रही थी कि अगर उसमें रिसर्च होता है तो वो तो P&L में चला जाता है, वो कैपिटलाइज कभी होता ही नहीं है। ये R&D इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि R&D में ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बट वी कैपिटलाइज ओनली द डेवलपमेंट पार्ट, नॉट द रिसर्च पार्ट। ठीक है, गॉट इट?
Yes, अच्छा, ma'am. अब इसमें क्या होता है, चलो आप आरओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आएगा इसका डिसीजन रूल। कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को आरओसी कैलकुलेट करने के बाद में लेना है कि नहीं लेना है? तो सिंपल चीज है, आपको क्वेश्चन अपने आप देगा, बिजनेस आरओसी 18% एक्सपेक्ट करता है। जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसकी आरओसी आ रही है 22%, क्या बोलोगे? यानी आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 18% का, जिस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हो उसका रिटर्न आ रहा है 22%। शुड यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट? एक्सेप्ट इट। तो सिंपल डिसीजन रूल क्या है, अगर आपका एक्सपेक्टेड आरओसी यानी कि ये आपके टारगेट आरओसी से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। हमारा टारगेट आरओसी वो होता है जो कंपनी अर्न करना चाहती है, लेकिन एक्सपेक्टेड आरओसी वो होता है जो ये प्रोजेक्ट लाके देगा। तो अगर एक्सपेक्टेड आरओसी इज मोर देन द टारगेट आरओसी देन यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल फंडा, कोई दिक्कत इसमें? No, ma'am. यहां आएगी दिक्कत। चलो ये करते हैं अब एक बार। अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इमीडिएट परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग $1,10,000. It would generate annual cash flows of 24,400 for 5 years starting in year 1. ये किसकी बात कर रहे हैं? What is this? 24,400 is what? Return. It's cash flows. देखो ध्यान से देखो, है कि नहीं है? Yes, ma'am. ये कैश फ्लो लिखा हुआ है, लेकिन आरओसी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? Annual profits. प्रॉफिट चाहिए होता है, यानी कैश फ्लो से मुझे प्रॉफिट बनाना है। तो कैश फ्लो से प्रॉफिट कैसे बनेगा? क्या फॉर्मूला बोला था मैंने अभी? प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो कैश फ्लो आ जाएगा, ऐसे ही कुछ बोला था मैंने। Yes, ma'am. कैश फ्लोज दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन अगर मुझे मिल जाए मेरे को प्रॉफिट्स मिल जाएंगे फिर। तो चलो होगी इंफॉर्मेशन आगे। द प्लांट परचेज्ड वुड हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 in 5 years when the project terminates. क्या हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 110 का प्लांट होगा, ये दिया हुआ है। कितने सालों की लाइफ है? 5 years की। 5 साल बाद में 10,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। क्या डेप्रिसिएशन ये नहीं आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है ये। Yes, ma'am. कितना आ रहा है? 20,000 per annum. 20,000 पर एनम। तो 20,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। सबको ये बात क्लियर हुई? डेप्रिसिएशन कैसे आया? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द मशीनरी या प्लांट। ठीक है, 20,000 का डेप्रिसिएशन आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, ये दिस इज 20,000। क्या प्रॉफिट निकल जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4,400. 4,400. 44. बिल्कुल, इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस 20,000 करते हैं, वी गेट 4,400 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया जी। तो आरओसी का पहला पड़ाव डन हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन्होंने बोला आरओसी कैलकुलेट करो, ए में इनिशियल कैपिटल कॉस्ट यूज करके, दूसरे में एवरेज यूज करके। तो चलो पहले ए की बात करते हैं। आरओसीई क्या होता है? आरओसीई इसमें प्रॉफिट Profit बिफोर before tax and interest. डिवाइड बाय, ये बोल रहा है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, Capital cost. तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 200 कर दूं? डायरेक्टली 110 से करेंगे ना मैम? बस, और क्या? कर दो जरा कैलकुलेशन। Four percent. 4%. बस Yes, ma'am. आ रहा होगा 4%। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट? Initial plus scrap value divided by डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग मतलब शुरुआत में इसकी क्या वैल्यू थी? 110। क्लोजिंग में यानी लाइफ के एंड में क्या वैल्यू बचेगी इसकी? 10,000 ही बचेगी, यानी स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी। डिवाइड बाय 2 करो, ये 120 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाय 2 60।
आ जाएगा 60? Yes, ma'am. बोलो आरओसी कितनी आएगी? 4,400 divided by 60,000 into 100. ये गजब आएगी भाई। 7%. 7.3%. 7.3%। तो आरओसी दो अलग डिनोमिनेटर से अलग अलग आ गई। समझ गए आरओसी की प्रॉब्लम्स? क्या ये Yes, ma'am. बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? Yes. ma'am. Yes, ma'am. अब कोई इन्वेस्टर कैसे देखेगा? कंपनी अगर किसी भी शेयर होल्डर को कन्विंस करने पे आ गई, वो तो ये एवरेज कैपिटल के हिसाब से दिखा देगी। इन्वेस्टर विल बी कन्विंस्ड, इन्वेस्टर पैसे लगा देगा कि आरओसी 7.3% है, जबकि 4% आ रही है एक्चुअल के बेसिस पे। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ आरओसी। इसलिए आरओसी मेथड के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग कंपनीज करती नहीं है। इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज नॉट वेरी मतलब कॉन्क्रीट टाइप का कि हाँ बिल्कुल फर्म डिसीजन है और बिल्कुल सही आएगा। अब ये तो हमने केस किया था जहां पे हर साल 4400 आ रहा था। व्हाट इफ जहां पे कैश फ्लोज ही अलग अलग आ जाए तो क्या करें? तो देखते हैं क्या करें। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स an initial investment of $8 lakh and then earns net cash inflows as follows. Cash inflows 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 साल तक आएंगे। In addition, at the end of 7-year project, the assets initially purchased will be sold for $1 lakh. क्या हम एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल लें एटलीस्ट इस इंफॉर्मेशन से? Yes, ma'am. 8 lakhs plus 1 lakh। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे हाथ रख के तैयार रहो। डन? Done. ठीक है। प्रॉफिट्स का क्या करूं यार? प्रॉफिट्स में तो गड़बड़ हो रही है बहुत। हर साल डेप्रिसिएशन, क्योंकि कैश फ्लो से मुझे अब कहां जाना है? प्रॉफिट्स पे। तो क्या करूं? हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करूं। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन पर ईयर? 1 lakh. 8 minus 1 1 lakh. 7 years is the life of the project, यानी 1 लाख का हर साल का डेप्रिसिएशन है। ये जो वैल्यूज है ये ट्रिपल जीरोस में है। ये एफएम की एक और बीमारी है, हर वैल्यू विल बी इन ट्रिपल जीरोस। सो डेप्रिसिएशन ट्रिपल जीरोस में कितना होगा? 100। ठीक है, यानी मुझे यहां से 100 माइनस करना है, यहां से 100, यहां से 100, यहां से 100, यहां से 100, हर साल में से 100 माइनस, यही करना है। मैम एक बार एवरेज करके एक ही बार भी 100 कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने इसलिए नहीं बताया, जिनके पास मैथ्स नहीं होती वो इसमें सोचते हैं अरे ये क्या हो गया। ठीक है, सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। और एक साथ एवरेज निकाल के सिंगल 1 लाख भी माइनस बिल्कुल हो सकता है सब। ठीक है, ये 300, 300, 200, 100 एंड 50। बताइए जी अब क्या करें? The formula was average annual profits। क्या एवरेज निकाल सकते हैं इन 7 आइटम्स का? कैसे निकलेगा एवरेज? इनका टोटल डिवाइडेड बाय 7। परफेक्ट, तो निकालो इनका टोटल। 300, 300, 600, 7, 8, 9, 1000, 1050। डिवाइडेड बाय 7 चेक कर लेना भाई मेरी मैथ्स भी। यस मैम सही है। वैसे पूरा डिवाइड हो रहा है, इससे भी कॉन्फिडेंस आ गया। 150 आ गया, 150 ट्रिपल जीरोस। लेकिन मेरा यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट तो पूरा है, तो क्या मैं 150 को 150 ट्रिपल जीरो ऐसे लिख दूं? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर यहाँ 4,50,000 पूरा आएगा, पूरे जीरोस में आएगा, जबकि ये वैल्यू आ रही है इन ट्रिपल जीरोस। करेक्ट? Yes, ma'am. जहां जो समझ में नहीं आए बिंदास बोलो भाई। ठीक है, अब चलो अब आरओसी निकालते हैं। सो पार्ट ए के हिसाब से आरओसीई क्या आएगी? प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000। व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट? 8 lakh. इनटू 100 कितना आ रहा है? सॉरी हाउ मच? 18.75। 18.75% ले लूं, राउंड ऑफ चलेगा? यस मैम। ठीक है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बी पार्ट में हमने निकाली हुई है, इसका बहुत अच्छा आएगा यार। इनिशियल कैपिटल देखो, एवरेज कैपिटल आधी हो गई, 33.33. मिसलीडिंग।
सेम प्रोजेक्ट, 2 ROCs, है ना, गड़बड़ है ना, गड़बड़ जाला। चलो अब मैं तुम्हें इसी में एक सिचुएशन देती हूं। अगर कंपनी की टारगेट ROC 20% होती तो क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? Yes, No, ma'am. ma'am. एवरेज के हिसाब से तो कर लेना चाहिए। Yes, ma'am. यानी अगर सेक्शन सी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप ये लिखेंगे कि एज पर द इनिशियल कॉस्ट ROCE it should be accepted, it should not be accepted, and as per the average ROCE it should be accepted. फिर इसमें लिखो ये चीज, this is the biggest disadvantage of ROCE, that a concrete conclusion cannot be made because ROCE considering average investment and initial investment differ in its own percentage. यानी FM में यही मार्क्स मिलते हैं और यही बच्चे लूज कर जाते हैं। They give a clear conclusion, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो, यानी एक ही प्रोजेक्ट पे 2 ROCs दे रहा है क्योंकि दोनों के वो फॉर्मूलेज अलग यूज करता है। तो एक ही कंपनी हो सकता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज करती हो। डायरेक्टर्स को जो अप्रूव करवाना है वो नीचे वाले से अप्रूव करा लेते हो, बी पार्ट वाले फॉर्मूला से, और जो अप्रूव नहीं कराना हो उसको ए फॉर्मूला से अप्रूव नहीं कराते हो वो। That's why ROCE has a lot of problems. तो अगर ऐसा केस आता है, आपको दोनों आंसर्स देने हैं कि एज पर द फर्स्ट मेथड टारगेट ROCE 20% है, लेकिन इनकी 18% ही आ रही है, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी टेकन अप। बट ऑन द सेम साइड ROCE as per average capital investment is more than the target ROCE, and this is where ROCE brings up problems in decision making. The same project having 2 ROCs, it is very difficult to conclude if the project must be accepted or not. यही लिखना है आपको, यही एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप समझदारी से समझ रहे हैं कि दिक्कत क्या है। क्लियर कट रटा रटाया FM नहीं होता कि आंसर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। नो, इट डजंट गो दैट वे। आपको अपनी समझदारी एग्जामिनर को दिखानी है। हाँ, जो वो वाले सेक्शन A और B के क्वेश्चंस आएंगे वो अपने आप ही ये केस नहीं देंगे, वो डायरेक्ट पूछेंगे कट टू कंसिडरिंग द ROCE based on average capital investment, if the target ROCE is 20%, should the project be accepted? Now you tell me. Yes. Yes, ma'am. Considering the ROCE based on average capital investment and a target ROCE of 20%, should this project be accepted? Yes, it should be Yes. accepted. Yes. Concrete to the point, yes. लेकिन अगर सेक्शन C है तो अपना ज्ञान जरूर दिखा के आना एग्जामिनर को कि 2 ROCs आ रही है। ठीक है, समझे? ये चीजें हमें FM में डेवलप करनी है। कुछ समझ आया क्या? Yes, मैम ma'am. तो कैलकुलेट दोनों करने के लिए बोलेंगे या फिर एक ही? वैसे क्वेश्चन बहुत क्लियर होता है प्रियंका, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन अगर वो नहीं क्लियर करे, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इवन बाय द एग्जामिनर्स कि आप दोनों कैलकुलेट करके आओ। Okay. यू हैव टू पोर्ट्रे दिस टू द एग्जामिनर कि आपको पता है कि 2 तरह से कैलकुलेट होती है ROCE। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको भी स्क्रीन पे चला रही हूं। टुडेज क्लास विल बी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। इनको एक बार पढ़ना। जो हम अभी फेजेस में डिस्कस कर रहे थे वही चीजें आपको इसके डिसएडवांटेजेस में मिलेंगी, और जो चीजें आपको देख के भी लग रही होंगी कि यार ये तो इजी टू कैलकुलेट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है, ये इसके फायदे हैं। लेकिन नुकसान तो हम बार बार देख रहे हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर बार एग्जाम में आते हैं ROCE के, हर बार किसी ना किसी तरह। दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस मेथड इन मच डिटेल, क्योंकि ये शुरुआत है और ये तो पक्का पता ही है ये आना ही है। और वो किस फॉर्म में आएगा, नॉट नोन, नॉट श्योर, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ROCE समझ में आई है क्या, बताओ? Yes. ठीक है, सो पेबैक पीरियड पे अभी खिचड़ी विचड़ी नहीं करूंगी। फॉर द डे योर होमवर्क इज ओनली टू रिवाइज बैक व्हाट आई हैव टॉट टुडे। ROCE इज मोर देन इनफ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप ये क्लास कहां देखोगे, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी दिस क्लास। ये दोनों क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगी, यानी कि आज वाली भी और कल वाली भी। वहां से आप पढ़िए,
समझ में आ रहा है तो ज्वाइन करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी जल्दी जल्दी कोई और लर्निंग पार्टनर ढूंढिए। अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज एफएम का सिलेबस बहुत लंबा है। एक एक वीकेंड जाना इज हैवी कॉस्ट, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने बहुत लेट डिसाइड किया और ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के और 2 चैप्टर्स किसी और लर्निंग पार्टनर के पास भी खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, आपको आगे वाले चैप्टर्स ही समझ में नहीं आएंगे। इनका लिंक है पीछे से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं। इसलिए हमारे पास ज्वाइन करना है तब भी आपके पास टाइम है पूरे वीक का, लेकिन पढ़ना जरूर। इसलिए इनको यूट्यूब पर डाल देती हूं मैं, ताकि एटलीस्ट तुम अगर 4 दिन सोचने में लगा रहे हो तो पढ़ते रहो। कहीं और भी ज्वाइन करोगे वहां पे भी यही हुए होंगे, सो यू विल नॉट लूज ऑन द कंटेंट। तो आगे वाला पीछे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सिस्टम्स बता दिए हैं हमारे, आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता दिया है। कुछ चैप्टर्स प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, नोट्स जो भी क्लास में चल रहे हैं ये आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेंगे। एलएमएस पे क्या क्या है वो सारी चीजें आपको जब एक्सेस मिलेगी तब आपको अलग से भी समझा दूंगी। ब्लेंडेड मॉडल वाले सिंपल ये ध्यान रखना, आपको सेशन वाइज चालू होके चलते जाना है। यानी सबसे पहले सेशन 1 करना है, लाइव सेशंस, फिर सेशन 2 करना है, फिर सेशन 3 करना है। रिकॉर्डेड चैप्टर्स जब बीच में टाइम मिले तब करते जाओ। नथिंग टू पैनिक कि मैं इसको कैसे करूं उसको कैसे करूं, लाइव सेशन से शुरुआत करनी है आपको, और जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में करते जाओ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नोट्स आर डाउनलोडेबल, इनके प्रिंट आउट्स लो, क्योंकि आप इन्हीं में लिख के अपने पर्सनल नोट्स भी बनाएंगे। जो मेहनत मैंने कर रखी है उसी के ऊपर जो एड ऑन करना है उस पर कर लो, फ्रेश नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो नोट्स मिलेंगे उसमें क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे जो आपको क्लास में दिख रहे हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर अ कॉपीराइट ऑफ कैप्लिन। ये मैं सिर्फ पीपीटी में अभी इसलिए डाल रही हूं ताकि जब मैं कराऊं तो वो रेडी फटाफट मिल जाए, वरना बुक से स्विच करने में टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। सो बुक आपको खरीदनी है, कहां से खरीदनी है, वील गाइड यू। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है पिछले साल की भी तो भी चलती है, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। एंड एनी विच वेज मैं नई बुक से पढ़ा रही हूँ तो वो चैलेंज आएगा नहीं। जो भी एडिशंस है बुक में आई एम गोइंग टू कवर देम। देयर इज नो सिलेबस चेंज एप्लीकेबल फॉर मार्च 2023 एग्जाम, नथिंग। सितंबर से वो चेंजेस होते हैं, वो ऑलरेडी जो आप पढ़ रहे हैं, इवन ब्लेंडेड वाले भी जो पढ़ रहे हैं वो भी कवर कर रहे हैं, यानी आप नया वाला ही पढ़ रहे हैं। सो डोंट वरी ऑन दैट। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है अनम्यूट करिए, पूछिए। The questions can be related to classes, the questions can be related to your own paper choices, anything. पूछो जी, any confusion? मैम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सी सेक्शन में आ सकते हैं क्या? Yes, 4 नंबर के बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। जो मैंने बुलेट पॉइंट्स में छोटा लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा और डिटेल कर देना। सो आइडियली अगर वो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर में यू हैव टू गिव 4 पॉइंट्स, तो उनपे एक एक 2-2 लाइनर का एक्सप्लेनेशन। बहुत एक्सेस में नहीं लिखना है, एक्सेसिव राइटिंग इज नॉट प्रोफेशनल। एसीसी उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि आप लंबी लंबी कहानियां लिखें। नो, टू द पॉइंट, सटीक। ओके ठीक है, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन? कितना डिफिकल्ट क्या प्रियंका? मैम, ये पेपर कितना डिफिकल्ट होने वाला है? प्रियंका, फॉर यू इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, मैथ ज्यादा नहीं होगा? नहीं होगा, इक्वेशंस नहीं है इसमें, डोंट वरी। ओके, क्योंकि मैंने उसकी खाली बुक के आगे के देखे थे तो काफी कुछ मतलब ऐसे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। नहीं, इसमें पीछे से कहीं कुछ भी नहीं है। दिस पेपर इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर एवरीवन, इसलिए इस पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कुछ प्री नॉलेज चाहिए नहीं ना। ठीक है, हाँ जी भूमिका बताइए। एग्जाम किट भी पुरानी वाली चल जाएगी ना? चल जाएगी, जून 22 वाली चल जाएगी, मतलब लास्ट ईयर वाली चलेगी। और प्रैक्टिकल और थियरी का इसमें रेशियो, या थियरी ज्यादा आती है क्या इसमें? 55 मार्क्स के आसपास की थ्योरी आती है, बट दैट थ्योरी इज ऑल्सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, कि अगर प्रोजेक्ट ऐसा होता है तो उसमें क्या, इसका क्या मतलब होता है, ROCE का क्या मतलब होता है, चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस, इस तरह के आते हैं थ्योरी भी। पर भूमिका करना तो है ही। नहीं मैम, साथ में ऑडिट ले रही हूँ और ये क्वार्टर पूरा चल theory जाएगा। है तो मैंने वो चल जाएगा, ऑडिट एंड FM कैन वर्क, वो इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने अगर PM नहीं दिया है तो ऑडिट और PM भी चल जाता है, लेकिन ऑडिट के साथ FR नहीं चलेगा, टैक्स नहीं चलेगा। FR कर लिया ना आपने पहले? ऐसा कर लिया।
हाँ फिर ठीक है, फिर यू कैन डिसाइड। ठीक मैम है, तो अटेंड किया मैम क्वार्टर नहीं क्या समझ में आ भूमिका? रहा तो सोच मैम सुबह अटेंड किया पर ये क्वार्टर में नहीं समझ में आ रहा तो फिर तभी सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो माइंड बोले वो करो, क्योंकि अभी अगर जबरदस्ती कुछ ले लोगी पूरे क्वार्टर निभा नहीं पाओगे। सो डोंट पुश योरसेल्फ, जितना खुश होके पढ़ोगे ना उतनी आसानी से पेपर निकलेगा। ठीक है, मैम लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स क्या रहेंगे? दृष्टि Thank you. कुछ नहीं पता कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा, बिकॉज हमारे पास अलग अलग टाइम जोन के स्टूडेंट्स भी हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सैटरडे वर्किंग होता है। ये क्लियर होगा सैटरडे को नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे और अभी यही टाइमिंग्स रहेंगे। सैटरडे नेक्स्ट वही लोग क्लास में बैठे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके बेसिस पे फिर डिसाइड करके सुबह या शाम वील म्यूचुअली डिसाइड। मैम प्लीज इवनिंग में ही रखना। आई ट्राई। मैम लाइव क्लासेस सैटरडे संडे ही रहेंगी बस? हाँ दृष्टि, सैटरडे संडे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग, 80% आर वर्किंग। ओके। ठीक है, Ma'am, should we give FM before PM or PM before FM? What should be the criteria? देयर इज नो लिंकेज, यू कैन गिव एनी पेपर किसी से भी पहले। Ma'am, सिर्फ ऑडिट देना चाहिए एफआर के बाद, वो इमीडिएटली बाद नहीं, एफआर पढ़ा हुआ होना चाहिए ऑडिट देने के लिए। अदरवाइज फॉर एनी ऑफ द पेपर्स देयर इज नो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। which of them is easier? Because we'll have other exams as well, like college exams. Plus, I have to give F4 also because I have the recordings of F4. And if I don't take F4 right now, then it will be a lot of time, consumed. So that's why. Which of them is easier? I want to give. देविश्री एक बात बताओ, पीएम आप किससे पढ़ रहे हो? हम आपसे मैंने सुबह वाली देखी थी जो अच्छा, आपने यू वर देयर? Yeah, I joined late, but I watched the recording for that also. ओके। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप पहले से किसी से पढ़ रहे हो तब तो आप पीएम ले लो, बट अगर फ्रेश चालू करने वाले हो, हालांकि पीएम तब भी ली जा सकती है, लेकिन F4 के साथ एफएम, दैट्स अ टफ कॉल, क्योंकि एफएम का सिलेबस मैंने आपको दिखाया लंबा है। Yeah. और So F4 it's loss of, basically I don't like theoretical subjects much, but हाँ, I have to complete F4 because I was taking classes from EduPristine earlier, but there is a lot of lackage of, they are not providing us classes. Like it's been 6 months, they have not started any batch for F4, and we are just waiting for F4. So we can't wait till another 1 month for them to start the classes. So that's ठीक why है, वो कर लो, कोई लोड नहीं I है। have the situation too. we have the same problem. कोई बात नहीं, परेशान मत हो। एक काम ये कर लो, इसके साथ पीएम इज अ स्मॉल पेपर, सो यू कैन गो एहेड विद पीएम। और अगर आप लोग ये सोचो कि नहीं हम नेक्स्ट क्वार्टर आके करेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर कर लो, कोई लोड नहीं है। हमारे साथ तो आने की कोई जल्दी नहीं है ना, यू कैन एनी विच वेज चूज अस लेटर ऑन ऑल्सो। सो आराम से डिसाइड कर लो, आराम से देखो, लेकिन अगर दोनों पेपर देने हैं देन गिव पीएम। पीएम का सिलेबस काफी छोटा है, दैट इज मैनेजेबल ऑल्सो। और पीएम को मैं तो बहुत ईजी मानती हूँ यार, बिकॉज आई एंश्योर कि स्टूडेंट्स उसका कॉन्सेप्ट समझें। वो रटने वाला पेपर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स डराते हैं उस पर। मुझे भी इसी लगा था सुबह वाली क्लास में। वो बहुत इजी पेपर है एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं खुद देखो, बाकी सारे पेपर्स में मैं ये बोलती हूँ मेरा 50% रोल है, स्टूडेंट्स का बचा हुआ 50% रोल होता है, लेकिन पीएम में मैं बोलती हूँ कि मेरा 60-70% रोल होता है, बिकॉज पता नहीं वो पेपर है मेरा फेवरेट है। सो आई नो हाउ टू कैच होल्ड ऑफ पीएम। वो मैंने खुद ने भी अपना खूब तगड़ा कैच होल्ड रखा था फाइनल में, और वो हर बैच में रखा है मैंने पीएम में, हर बैच में। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था सुबह की जिसने एमए ढंग से किया होगा उसके लिए पीएम थोड़ा इजी है। एग्जैक्टली, पर किसी ने नहीं भी किया है तो भी आई विल मेक इट इजी, डोंट वरी। मैं उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी, अदरवाइज रिजल्ट आप मेरा खराब कर दोगे। मैम ठीक तो वो मत डरो, लेकिन अभी ये सोचो कि पॉसिबल क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लॉ के साथ कुछ करना ही है तो एफएम पे मत जाओ, फिर देन गो विद पीएम। और अगर ये लग रहा है कि नहीं वो भी मुश्किल हो सकता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर आओ ना यार। कौन से नहीं, मैं नहीं भाग रही हूँ कहीं पे भी, इंस्टीट्यूट इज नॉट क्लोजिंग डाउन।
थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए ना इसी हाँ वो देखो वो तो मैं भी मानती हूँ, डिग्री जितनी जल्दी हो जाए दैट्स बेटर। 3 महीने का मतलब 3 महीने की सैलरी गॉन। सही बात। तो अपने आप को अगर 6 lakhs वर्थ का मानते हो तो 3 months means 1,50,000 gone. So Okay, you ma'am. choose. Okay, ma'am. Then we'll पर आराम से सोच के चूज कर लो। कल वाली क्लासेस तो फ्री मिल रही है यार, एक पक्का सीए सबसे पहले तो फ्री में आती हुई चीज जरूर लेता है, ग्रैब दैट, फिर आराम से सोच लेना, ठीक है? डोंट रश। मेरा भी रजिस्टर किया हुआ है, मेरा तो फाउंडेशन भी है। क्या ध्रुव? तो मैं तो सीए भी कर रहा हूँ। अरे वाह, तो आपके लिए तो चीजें आसान होनी चाहिए। आई टेल राहुल वी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी कोचिंग। सीए की कोचिंग ले रहे हो ना ध्रुव, डबल पैसे क्यों? ये बच्चे पैसे बर्बाद करते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं मैम नहीं ले रहा, अभी स्टार्ट ही किया मैंने, अभी मूड बना है मेरा सीए का। I'll ask him to inquire properly. हाँ जी चलो। हाँ, anyone else was also asking something? Someone else? Groupings क्या है निकिता? I'm not able to understand your question. मैम चैप्टर ग्रुपिंग्स की कौन से कैसे करने हैं, मतलब जैसे आपने बताया ना 2 3 4 5 6 हमें करने हैं फर्स्ट, ऐसे ही मैम बाकी के चैप्टर्स का ग्रुपिंग्स। उससे फर्क क्या पड़ेगा? Go session wise. You have taken blended, right? यस मैम, प्लानिंग टू टेक, अभी डिसाइड नहीं किया लाइव है कि ब्लेंडेड। अगर ब्लेंडेड पे जा रहे हो तो भी सेशन वाइज चलो, अपने आप ही मैंने एक ग्रुप एक साथ कराया है। ओके मतलब अगर ग्रुप पकड़ भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, जाना तो सेशन वाइज ही है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। लाइव क्लासेस विल बी ऑफ 3 hours विद ब्रेक। वैसे मैं 3 घंटे पढ़ा नहीं पाती यार, मुझे खुद बोलते बोलते ऐसा लगता है कि मैंने बहुत भारी वर्षा कर दी है तुम लोगों के दिमाग पे। मैम वो चलेगा। एक्चुअली आई वाज लाइक कि हम सैटरडे संडे सिलेबस कैसे होगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम वो मत डरो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, दे कैन वाउच फॉर इट। Priyanka is there, Nikita Parashar is there, Jitendra is there. Have I ever jumped the syllabus? No, ma'am. का जैसा सिलेबस टाइमली फिनिश हो गया था with all the blocks. नेवर एवर टाइमली हो जाएगा, डोंट वरी। 3 घंटे की क्लास में बच्चे, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? मैं क्यों रोक देती हूँ कई बार, जब मुझे खुद लगेगा ना कि अब मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे ब्रेन में नहीं जा रहा, आई विल स्टॉप देयर एंड देयर। ओके, तो कोई फायदा नहीं है। सी आई सीरियसली से, मेरे लिए बहुत अच्छा है 4 घंटे की क्लास लेना, लेकिन उससे तुम पास नहीं होगे। कोर्स खत्म करना और तुम्हें एग्जाम क्लियर कराने में डिफरेंस है। हमारी होती थी वीक में एक बार 5 आवर्स की क्लास है, तो उसमें बाद में तो कुछ रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ती थी क्या था। तो बाद में मैंने आईएसडीसी के साथ अपनी जर्नी चालू की थी एसीसीए की, और वहां पे 1-2 बार मैंने जब एसबीएल की ट्रेनिंग ली कॉलेजेस में, वो 8 घंटे की एसबीएल ट्रेनिंग होती है। तुम्हें क्या लगता है 8 घंटे कोई बच्चा पढ़ सकता है? नो मैम, पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट डिलीवरेबल व्हिच वी एज ट्रेनर्स कैन डिलीवर। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी फॉर 8 hours। और एफएम के क्वेश्चन अगर मैंने सेक्शन सी के 3 भी करा दिए ना तुम्हें एक दिन में, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ तीसरा क्वेश्चन दिमाग में घुसेगा ही नहीं। वहां जबरदस्ती मैं नहीं करती। द मोमेंट आई रियलाइज नाउ आई शुड स्टॉप, देयर आई विल स्टॉप। ठीक है? यस मैम, यस मैम। तो इसलिए वो 2-2.5 घंटे भी हो सकते हैं कि 2.5 घंटे में आज क्लास खत्म हो गई क्योंकि टॉपिक हैवी था। अगर लगा कि भाई टॉपिक बहुत स्मूथ चल रहा है, तुम्हारी ताकत है, तो वो 3 घंटे भी पहुंचेगी। लेकिन यूजुअली वो पहुंच नहीं पाती। एक कैपेसिटी होती है दिमाग की, उसकी खिचड़ी नहीं कर सकते हम। पर कोर्स पक्का से होगा। कोर्स नहीं होगा तो तुम पूरी फीस रिफंड करा लो। नहीं मैम, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, ये यूट्यूब पे भी जाएगा। मैम सेक्शन सी के 3 मॉक टेस्ट हो गए क्या, which is based on some groups or something? यस, सेक्शन सी के 3 टेस्ट होंगे, which is based on group and plus we will have 2 mocks separately. यस। Okay. ठीक है, क्योंकि इसमें प्रियंका एफएम में क्या है, एफएम में 3 मेजर ग्रुप्स हैं। चौथे ग्रुप में से सेक्शन सी में से आता नहीं है, सो वी हैव 3 मेजर ग्रुप्स। उन तीनों पे से एक सेक्शन सी का क्वेश्चन लूंगी। No ma'am, that was very helpful. Tax maybe that really, I mean, it did wonders, at least in my case. नहीं, it will benefit. And now see, मैं वही बोल रही हूँ ना, being a gold learning partner, if it brings some power to me, then it brings some responsibilities also. That responsibility is maintaining the result. मैं हर जगह से यही सुन रही हूँ that everybody is appreciating on my result.
मुझे वो नीचे नहीं जाने देना है. दैट्स मोर वरिंग मी, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब इंक्रीज होते हैं ना तो वो कम होता है. आई डोंट वांट टू डू दैट. नहीं मैम, आप जैसे पढ़ाते हो, जैसे आप एग्जाम देते हो, कोई भी फेल हो ही नहीं सकता. इस बार लाठीचार्ज ज्यादा होने वाला है प्रियंका. और देखो, ऑन रिकॉर्ड अनाउंस कर रही हूँ, सेक्शन सी टेस्ट तब इवैल्यूएट होंगे जब होमवर्क सबमिट होगा. नहीं, इस टाइम याद रखेंगे. हाँ, इसलिए जो भी प्रैक्टिस करो उसको करो ही एक्सेल पे. मैं जिस दिन भी मांगू, मैं उस दिन के बाद भी तुम्हें 10 दिन दूंगी, बट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. हाँ पल्लवी, यू कैन एनी विच वेज गिव दैट. थैंक यू ये मैम. ब्लेंडेड वाले, लाइव वाले, सबके लिए सिस्टम ऑफ टेस्ट इज द सेम. द ओनली डिफरेंस इज आप लोग सैटरडे संडे मेरे सामने नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ लाइव वाले ही बैठेंगे बस. बाकी सारे टेस्ट, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो प्रॉब्लम क्लासेस हो, चाहे वो सेक्शन सी के टेस्ट हो, ये सब मॉडल बैचेस के लिए है. बी इट लाइव मॉडल, बी इट ब्लेंडेड मॉडल. ओके समझ गए? यस मैम. तो ये कंफ्यूजन में प्लीज कोई चीज मत छोड़ना. हर बार बच्चे बोलते हैं मैम हमें पता ही नहीं था ब्लेंडेड वालों के लिए भी है. मैं बोल रही हूँ भाई, ब्लेंडेड वालों के लिए, लाइव वालों के लिए सब सेम है, एक्सेप्ट फॉर लाइव वाले सैटरडे संडे मेरे सामने बैठेंगे, पढ़ेंगे. ब्लेंडेड वाले मेरे सामने नहीं बैठेंगे. एवरीथिंग रिमेनिंग इज सेम. सब कुछ सेम है. समझ गए? यस मैम. बिड़ू समझे नहीं समझे? ये पल्लवी के अलावा कोई नहीं समझ रहा. मैम कोई बोलता ही नहीं है मैम. देखो ना, माता रानी गुस्सा हो जाएगी तुम सबसे. मैम कौन सी माता? आजकल बड़ा डरा रहे हो आप माता रानी के नाम से. मेरे को चिंता होने लग गई अब रिजल्ट की. मैम आने वाला है 1 महीने में, आज से बराबर एक. नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है. दिसंबर तो खींचा है मैंने तुम लोगों को. यस मैम. कितने सारे टेस्ट लिए आपने ऑडिट के? ऑडिट के 4-5 ले लिए थे ना, मॉक के अलावा भी. यस मैम. परेशान हो गई थी मेरी टीम पेपर चेक कर करके. मुझे ये बोल रहे थे मैम क्या कर रहे हो आप. मैम लेकिन बहुत बेनिफिट हुआ उसमें, टेस्ट में, हमें रियल वाले टेस्ट में. नहीं वो ठीक है, दैट विल कंटिन्यू. मेरे को हर बार कुछ ना कुछ ट्राई करना होता है. चलिए जी, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? Hello, ma'am. This is Rakesh. यस राकेश, बताओ. Yes, ma'am. I'm working. How can I plan in a week for like what to study and how many hours per day? Like. So Rakesh, I'll say for a week आपको 10 घंटे पढ़ना है. So now you can do कि सिर्फ सैटरडे संडे 5-5 घंटे पढ़ूंगा, that's okay. Otherwise you can plan कि सिर्फ डेली में 1 घंटा ही पढ़ूंगा and weekends पे I'll study for 4 hours. ऐसे भी कर सकते हो. So you have to give some 70 to 80 hours of self study to the whole course. 70 hours of self study. अब उसको पूरे क्वार्टर में स्प्लिट कर लो कि मैं किस सैटरडे संडे तक मैं कितना करूं, एक सैटरडे संडे पे कितना लोड आएगा या फिर वीकडेज पे कितना लोड आएगा, उसको ऐसे बांट लो. ठीक है? Sure. Anything else? Hello ma'am. Ma'am, I have one question. Just a second, गार्गी बोलो. मैम एफआर का सिलेबस एफएम से मतलब मैनेजेबल हो जाएगी दोनों चीजें फॉर मार्च एग्जाम? आल्सो नॉट एट ऑल एडवाइजेबल गार्गी. ऐसा क्यों? मैं दोनों पेपर प्लान कर रही थी मार्च के लिए, एफआर और एफएम. दोनों बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं. 70-80 आवर्स की सेल्फ स्टडी एफएम में देनी है, 70-80 आवर्स की स्टडी देनी है एफआर में. हाउ विल यू गिव दैट? तो मैम एडवाइजेबल क्या होगा एफएम के साथ? सेकंड पेपर ऑडिट में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ. और बाकी पेपर्स? बाकी नहीं दी अभी, ओनली ऑडिट. गार्गी एफएम अपने आप में भारी पेपर है, इतनी जल्दी क्यों है? मतलब 2 पेपर देने, ऑफिस में प्रमोशन रुका हुआ है या जल्दी से जल्दी करना है. बट आई टेल यू कि अगर पॉसिबल है तो एफएम, टैक्स, एफआर ये एक बार में एक ही दो इफ यू आर वर्किंग. लेकिन फिर भी कुछ साथ देना है तो फिर एफएम और पीएम ही जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि पीएम 12 चैप्टर का है, ये 20 चैप्टर का है. ओके मैम, थैंक यू. वरना ऑडिट भी हो सकता था, पर ऑडिट आप क्लियर कर चुके हो. यस मैम. हाँ जी श्रुति, यू वर आस्किंग समथिंग? Yes, ma'am. So, ma'am, I have this question that I'm working and like January and February are busy season. So we have set 11-hour working and it get extended at times. So is it better to give, and I'm left with FM and PM. So is it better
to give PM this time in March or to Yes. take FM and PM in June? No, that depends. That completely depends कि एक साथ दोनों दे दो, लेकिन एक साथ दोनों भी दोगे तो बेटर है कि एक की तैयारी रूटीन में तो चालू करो, एंड रूटीन में चालू होना चाहिए PM. Why? इसमें लर्न करने का पोर्शन ज्यादा नहीं है, FM में लर्न भी करना पड़ेगा, तो लर्न करने वाले पेपर को बहुत जल्दी चालू कर दोगे, इट वोंट बी बेनिफिशियल. PM छोटा सा है, अगर हो गया पेपर बुक करने तक तब मार्च में ही दे देना, अगर नहीं हो तो फिर जून में दे देना. Okay, ma'am. ठीक है. और अगर पहले भी हो जाएगा ना तो चैप्टर्स कम है, फटाफट रिवाइज हो जाएंगे. FM के चैप्टर्स भी ज्यादा है, रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा. बट इफ यू वांट टू शिफ्ट 2 पेपर्स फॉर जून, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली. 5 महीने प्रिपेयर करो ना. अगर उस टाइम फायर पे नहीं पढ़ पाओगी कोई बात नहीं, एटलीस्ट कंटेंट तो कवर होगा, क्लासेस तो कवर हो जाएंगी, कुछ तो कम होगा काम. Yes, ma'am. And ma'am, one more question on that. So if I take this quarter, so and if I give June exam, so will it get extended for me like 2 quarters? Any which ways we'll give you. Okay, thank you, ma'am. दिशा बताओ. हाय मैम, आपको याद होगा मैं बहुत पहले लिया था मैंने कोर्स, बट मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं नहीं कर पाई थी. ओके, नो प्रॉब्लम. बताओ. अभी बिजी सीजन है तो मैं मार्च में दूं क्या ये F9? पहले कितना पढ़ा है? अभी समझो स्टार्ट ही कर रही हूँ आपके साथ ही, डिग्री में जो पढ़ा है वो. बिजी सीजन मतलब कैन यू गिव 70-80 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी? आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट बिजी सीजन. सो तो एक काम करो, एग्जाम बुक करने में तो बहुत टाइम पड़ा है अभी. Yeah. लेट्स गो विद द फ्लो. जितना कर सकती हो करो. अगर एग्जाम बुकिंग के टाइम पे लगे दैट यू आर प्रिपेयर्ड, देन ओनली बुक द एग्जाम, अदरवाइज डोंट बुक. ओके, थैंक यू मैम. एग्जाम बुक करने कब होता है? एग्जाम बुक होगा 2 फरवरी के आसपास तक लास्ट डेट होगी. बहुत टाइम पड़ा है. 2 Feb. ओके मैम. ठीक है. तो अगर लगा कि तैयारी नहीं हो रही है मत बुक करो, फिर जून के लिए कर दो. हमें मैसेज लिख देना कि मेरी क्लासेस जून तक एक्सटेंड कर दो. हाँ, वन मोर थिंग, हम क्लासेस सेकेंड अटेम्प्ट के बाद अब आपको नहीं दे पाएंगे, किसी हालत में नहीं दे पाएंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर कमिंग ऑन अस ऑल्सो, दैट व्हाई आवर स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर पेपर्स इन 1 quarter. अब हमारी इसमें आंसरेबिलिटी बढ़ रही है, एंड व्हेन वी जस्ट ट्राई टू कन्विंस कि हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो लिटरली फैसिलिटेशन इज बैकफायरिंग अस. Completion of a degree in time should be the first priority for any institute or for any student. Class 12 को 1 साल में ही करना होता है. अगर 2 साल का छोड़ देगा ना CBSE, मेजॉरिटी बच्चे उसको 2 साल में ही करेंगे. That is what I got to hear. इसलिए भाई 2 क्वार्टर में कर लो, 2 के बाद में मैं अपनी तरफ से हेल्प कर दूंगी, बट क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको फिर. सो फॉर एनी रीजन, बाय एनी चांस मार्च में आप पेपर नहीं दे पाए, जून में जरूर देना उसको खूब पढ़ो. 6 महीने बहुत होते हैं, उससे ज्यादा अगर लगा रहे हो देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज ACCA is getting very strict on this. Why the students take more than 1 quarter to clear 1 paper? इसलिए सोच समझ के ज्वाइन करना, and that's why a lot of learning partners do not give the access even for the next quarter. वो इसलिए नहीं देते. It's not about money, but we are also answerable to someone. And that team wants ACCAs to become ACCAs in 3 years. If we keep on extending classes, then it is not going to be done in 3 years. They just want कि हम एक push रखें कि नहीं आपको 1 quarter में करना है. This is one type of push. So उसके बाद में I will be there for your problem handling. I will be there with you all on the WhatsApp groups, but classes can become a problem. इसलिए 2 क्वार्टर्स बहुत है एक पेपर पढ़ने के लिए. जोर लगा दो, ताकत लगा दो पूरी. होगा तो 2 क्वार्टर में हो जाएगा. अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो सोच लो फिर ढंग से कि इस डिग्री को करना है कि नहीं करना है. अ डिलेड डिग्री एनी विच वेज विल लूज इट्स चार्म. हर जगह इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि यार इस पेपर को करने में आपने 6 महीने लगा दिए. वो सीधा ये पूछेंगे बैठ के कि इन 2 क्वार्टर्स में आपने कोई पेपर क्लियर नहीं करा. यू हैव टेकन मोर टाइम, क्योंकि आपका उसमें ड्यूरेशन दिखेगा कि कितना टाइम लगा दिया आपने ACCA करने में. वही सवाल उठ जाएंगे. इसलिए कोशिश करके एक क्वार्टर इनको हिट करते चलो. यू कैन फेल ऑल्सो, किसी टाइम पेपर लॉन्च नहीं होगा,
तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर 2 पेपर तैयार रखो, ताकि एक डिग्री जो 3 साल में कंप्लीट होती है या 2 साल में कंप्लीट होती है उसको हम 5 साल ना बना दें। डोंट मेक दैट वेज, वो डिजास्टर्स हो जाएगी नौकरी के टाइम पे। इसलिए पहले से फर्म डिटरमाइंड रहो, हमें ये करना है एंड वी हैव टू डू इट, एवरीबडी एल्स इज आल्सो डूइंग इट। इसलिए मैं बहुत बिजी हूं, मेरी ये क्लोजिंग चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सब लोग इस चीज को जूझते हैं, तो पेपर ऐसा प्लान करो जो क्वार्टर का लॉस भी नहीं करे, और अगर इस बार नहीं करे हो तो नेक्स्ट टाइम 2 पेपर प्लान करो। टेक इट दिस वे, ताकि क्वार्टर्स खराब नहीं हो, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री दैट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। सो बी वेरी केयरफुल, और बिल्कुल कमर कस लो, डिग्री को सीरियसली लो। दिस डिग्री इज ग्रैबिंग द होल मार्केट। जितनी जल्दी ACCA बन जाओगे ना, उतनी जल्दी अच्छा प्लेसमेंट होगा, उतनी जल्दी जो लैडर है वो जंप करोगे। इसलिए दैट इज व्हाई आई वाज जस्ट सेइंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि नाउ आई कैन रेकमेंड यू ऑल। तो अब समझ लो, मार्केट इज लुकिंग फॉर यू ऑल, इसलिए जल्दी डिग्रियां कंप्लीट करो अपनी, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग रेप्यूटेड एसोसिएशन इन इंडिया ऑल्सो। बाकी पत्ते नहीं खोल सकते हैं भाई, थोड़ा सा तुम्हें मैंने सिग्नल दे दिया, रेस्ट इज योर चॉइस, तुम कितने धीरे चलना चाहते हो, ठीक है। एनी अदर थिंग? हाय मैम। हाय सिमरन, बताओ। मैम एक्चुअली मैं फर्स्ट पेपर दे रही हूँ FM, तो FM के साथ में कौन सा पेपर दे सकती हूँ? आर यू वर्किंग? नो। PM और FM दोनों दे दो। PM और FM साथ में हो जाएगा? प्रॉब्लम ये है कि FM और FR साथ नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही लंबे हो जाएंगे फिर। ओके मैम। टैक्स मार्च में नहीं देना चाहिए, ऑडिट वो बिना FR के नहीं होगा तो बचा नहीं है बेसिकली आपके पास कुछ भी, यू डोंट हैव अ चॉइस। सो ओनली FM एंड PM कैन बी क्लब्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्च में टैक्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, और एक तो लंबा भी बहुत है, तो एनी विच वेज आप उसको FM के साथ झेल नहीं पाओगे। कीप इट बैलेंस्ड। मैं ऑडिट बोलती वैसे, लेकिन ऑडिट के लिए FR की प्री नॉलेज चाहिए होती है, दैट यू डोंट हैव, तो ऑडिट वैसे ही नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए जी, और एनीथिंग एल्स? डन मैम वर्किंग में PM एंड FM हो जाएगा इन वर्किंग? राकेश, इफ यू आर वर्किंग तो PM और FM तेल निकाल देगा। तेल निकलवाने के लिए प्रिपेयर्ड हो तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी वर्क लाइफ पे दो। PM सेल्फ स्टडी 60 आवर्स चाहिएंगे, FM सेल्फ स्टडी 70 to 75 आवर्स चाहिएंगे। अगर इतने घंटे आप दे सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं दे सकते हैं तो मत बुक करिए, फिर प्रेशर झेलोगे और फिर अल्टीमेटली होगा नहीं। आई मीन, डू नॉट फर्स्ट सी योर टाइम टेबल, देन डू नॉट बुक एनी पेपर जो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो डिमोटिवेट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए जी, हो गई सबकी प्रॉब्लम्स? आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनीवन अनआंसर्ड। एक मिनट, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है। हाँ, हो गया ये तो आंसर। पल्लवी, इट वाज योर क्वेश्चन, आई सेड यस टू इट। यस मैम। ठीक है जी, चलिए। सो यू विल फाइंड टुडेज क्लास ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल का लिंक आपको राहुल से मिल जाएगा जहां पहले मिला था। सो टुमारो सेम टाइम सेम चैनल, वील कैच अप अगेन एंड वील फिनिश दिस चैप्टर, और नेक्स्ट वाला चैप्टर भी चालू कर देंगे, ठीक है जी। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you मैम। बाय।